7 साल की उम्र से ही मैंने घर वालों के पैसे उठाने शुरू कर दिए थे। जब मैं दूसरी क्लास में था तो मैंने सिर्फ 3 दिनों में अपने पापा के 2 क्रेडिट कार्ड की लिमिट पार कर दी थी, जिनमें से हर एक की लिमिट 10 करोड़ थी। मिडिल स्कूल तक आते आते तो मैंने कंपनी के आधे से ज्यादा शेयर बेच डाले और लगभग 1,000 करोड़ रुपए कैश निकाल लिए, और फिर वो सारे पैसे सिर्फ 1 महीने के अंदर उठा भी दिए। इससे न सिर्फ तियानहाई के फाइनेंशियल मार्केट में भूचाल आ गया, बल्कि मेरे पापा के हाथ से कंपनी का कंट्रोल जाते जाते बचा। देखते ही देखते सिर्फ 10 सालों में मैंने हारों करों की एक बहुत बड़ी कंपनी को पूरी तरह से चूस लिया। लेकिन आज मेरे पापा ने मुझे फोन किया और कहा कि हमारा दिवालिया निकल चुका है और मुझे वापस घर आकर खेती करने को कहा। मैं जो घर से हारों मील दूर बैठा था, मेरी हालत अपने पापा जैसी बुरी नहीं थी। सच कहूँ तो घर के बर्बाद होने की खबर सुनकर मेरे चेहरे पर रावी दुख या निराशा नहीं थी, बल्कि मुझे तो ऐसा लगा जैसे मेरे सिर से कोई बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। टॉयलेट साफ करने वाले पोछे को मैंने एक तरफ फेंका और बिना किसी शर्म के सीधा मीन पर लेट गया। कमीने सिस्टम, तूने भी अभी सुना ना, अब मेरे घर वालों के पास ढेला नहीं बचा है। तू जाकर कोई और शिकार ढूंढ ले। इतने सालों में मैंने जो इतना पैसा बहाया है ना, मैं यही समझूंगा कि किसी कुत्ते को खिला दिया। अरे नहीं नहीं मेरे मालिक, सिस्टम का अपग्रेड बस पूरा ही होने वाला है। आप ऐसे बीच रास्ते में कैसे हार मान सकते हैं? एक मशीनी लेकिन थोड़ी चालाकी भरी इलेक्ट्रॉनिक आवाज मेरे दिमाग के अंदर गूंज उठी। उस सिस्टम की आवाज सुनते ही मेरे तो तन बदन में आग लग गई। हाँ, पूरा होने वाला है। मैंने तेरे चक्कर में आगे पीछे कुल मिलाकर हारों करोड़ उगा दिए। इतने पैसे अगर मैंने किसी सुअर को भी खिलाए होते तो वो भी अब तक बच्चे दे देता। लेकिन तू तो बस दिन रात मुझे लूटना जानता है। मैं अब और नहीं करने वाला। इस दुनिया के सबसे बेहतरीन मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए मैं पागलों की तरह पैसा जुगाने में लगा रहता था, और इसके लिए मैंने पूरे देश के सबसे बड़े नालायक और बिगैल बेटे का दाग भी अपने से ले लिया। लेकिन नतीजा क्या निकला? कुछ नहीं। सबको यही लगता है कि मैं बहुत ऐशो आराम की जिंदगी जीता हूँ और पानी की तरह पैसा बहाता हूँ, लेकिन भगवान जानता है कि मैं दुनिया का सबसे बदनसीब अमीर आदा हूँ। जब दूसरे अमीर बाप के बेटे महंगी गाड़ियों में घूम रहे होते हैं और लड़कियों के साथ मजे कर रहे होते हैं, तब मैं अपना पेट पालने के लिए मजदूरी कर रहा होता हूँ। रोज सूखी रोटी खाता हूँ ताकि कुछ पैसे बचाकर इस मनहूस सिस्टम का पेट भर सकूं। लेकिन अफसोस, 10 साल तक इसे पालने के बाद भी इस कमीने सिस्टम के अपग्रेड होने के कोई आसार नहीं दिख रहे। अब मैं थक चुका हूँ। मुझे नहीं खेलना ये खेल। मेरे मालिक, सच में बस थोड़े से और पैसों की जरूरत है, सिर्फ 23 लाख रुपए, और फिर हम कामयाब हो जाएंगे। मुझ पर भरोसा कर। हाँ, जैसे इस घटिया सिस्टम ने मुझे पहले 1-2 बार ही बेवकूफ बनाया हो। अरे मेरे मालिक, कसम से ये आखिरी बार है। बस आप एक बार पैसे ट्रांसफर कर दीजिए, सिस्टम तुरंत पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाएगा। मैंने अपने बैंक अकाउंट का बैलेंस चेक किया। वापस देश लौटने के किराए को हटाकर मेरे पास पूरे 23 लाख रुपए ही बचे थे। ये साला सिस्टम मुझे पूरी तरह से निचोड़ लेना चाहता है। सपने में भी मत सोचना। अगर मैंने तुझे अब 1 भी रुपया भेजा ना तो मेरा नाम बदल देना। अगर तू आयरन मैन के सूट का ब्लूप्रिंट भी लाकर मेरे सामने रख देना, तब भी तेरा बाप तुझे 1 फूटी कॉइन नहीं देने वाला। मेरा इरादा बिल्कुल पक्का था, लेकिन ये बात मेरे मुंह से निकली ही थी कि मेरे चेहरे का रंग हो गया, क्योंकि मेरे दिमाग के अंदर सचमुच एक बैटल सूट का पूरा डिजाइन उभर कर आ गया था। उस गब के मैकेनिकल सूट को देखकर मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मुझे लगा जैसे मैं खुद पर से कंट्रोल खो दूंगा। यार, इतने बड़े लालच को कौन सा मर्द ठुकरा सकता है? मालिक, मैंने सच में आपसे झूठ नहीं बोला था, लेकिन अभी आपकी जितनी काबिलियत है, अगर मैं आपको ये डिजाइन दे भी दूं तो भी आप इसे बना नहीं पाएंगे। इसलिए आपको मेरी मदद चाहिए ही होगी। मुझ पर भरोसा कीजिए। बस आगे 23 लाख रुपए दे दीजिए, फिर दुनिया का सबसे ताकतवर मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम आपका हो जाएगा। मैंने थूक गटका। मुझे बस खुद पर काबू रखना होगा। ये सब इस कमीने सिस्टम की मुझे फंसाने की चाल है। मुझे डटे रहना होगा। ठीक है, कर लो ट्रांसफर। आखिर मुझसे रहा ही नहीं गया और पलक झपकते ही मेरे फोन पर बैंक का मैसेज आ गया। मुझे तो याद भी नहीं कि मैं कितनी बार ऐसे ही कंगाल हो चुका हूँ। मैंने अपने कपड़े झाड़े, उठा और एक गहरी सांस ली। छोड़ो यार, जब इतनी बार बेवकूफ बन ही चुका हूँ तो एक बार और सही। जैसे ही मैंने अपना सामान समेटा, मुझे अचानक अपना सिर बहुत भारी लगने लगा। तभी मेरे दिमाग में डिंग की आवाज हुई और फिर एक के बाद एक रोबोट जैसी आवाजें गूंजने लगी। द अल्टीमेट क्रिएशन सिस्टम की लोडिंग पूरी हुई। होस्ट के स्टेटस का अपग्रेड पूरा हुआ। स्टार्टर पैक दे दिया गया है। स्टोर अब खुल चुका है। मैं तो सुन्न होकर वहीं खड़ा रह गया। इस बार ये सच में हो रहा था। इस कमीने सिस्टम ने मुझे धोखा नहीं दिया। मैंने जैसे ही अपना ध्यान उस पर लगाया, मुझे सिस्टम का अपना खास डैशबोर्ड दिखाई दिया। होस्ट गू चेन, क्रिएशन लेवल 1, शोहरत 0, दौलत 20,000, लुक्स 88, गणित 61, फिजिक्स 60, केमिस्ट्री 60, बायोलॉजी 60, IT 60, भाषा 100। अपने ये स्टैट्स देखकर मेरा दिमाग खराब हो गया। अबे ओ कमीने सिस्टम, तूने मेरा स्टेटस बस इतना सा बढ़ाया है। ये सब तो बस पासिंग मार्क्स हैं।
होस्ट, सिस्टम आपका लेवल बस यहीं तक बढ़ा सकता था। 60 का स्कोर धरती के ज्यादातर इंसानों से बहुत आगे है। उदाहरण के लिए गणित में आप दुनिया के 99% लोगों से बेहतर हैं। डॉट पर मुझे इससे कोई तसल्ली नहीं हो रही थी। नहीं, मेरे लुक्स का स्कोर अभी भी थोड़ा कम है, इसे थोड़ा और बढ़ाओ वरना मेरे पैसे वापस करो। डॉट काफी देर तक बहस और मोल भाव करने के बाद मैं सिस्टम को मनाने में कामयाब हो गया और उसने मेरे लुक्स का स्कोर 92 कर दिया। अब तो इंसानों की दुनिया में मेरा ही जलवा होगा। इसके साथ ही मुझे सिस्टम के काम करने का तरीका भी समझ आ गया था। अगर मुझे कुछ कमाल की चीजें बनानी है तो सबसे पहले मुझे अपना क्रिएशन लेवल बढ़ाना होगा। जैसे कि अभी मेरा लेवल सिर्फ 1 है। जाहिर है कि इतने कम लेवल पर मैं आयरन मैन जैसा सूट तो नहीं बना सकता। हर बार मुझे अपनी बेसिक साइंस की नॉलेज बढ़ानी होगी। आखिर बढ़िया चीजें मुझे खुद बनानी होंगी। सिस्टम मुझे थाली में परोस कर नहीं देगा। अपना लेवल बढ़ाने के 2 मुख्य तरीके थे। पहला था शोहरत कमाना और दूसरा दौलत कमाना। सीधे शब्दों में कहूँ तो नाम और पैसा। स्टोर में मिलने वाले तरह तरह के ब्लूप्रिंट्स और औजार खरीदने के लिए भी मुझे इसी दौलत या शोहरत को खर्च करना पड़ेगा। ये सब समझने के बाद मैंने एक गहरी सांस ली, क्योंकि अब वक्त था सबसे मजेदार काम का, स्टार्टर पैक खोलने का। 10 साल तक मैंने इस सिस्टम का इंतजार किया है, तो इसका स्टार्टर पैक इतना बुरा तो नहीं होगा, है ना? एक मैथ्स प्रॉब्लम सॉल्विंग कार्ड जिसकी डिफिकल्टी 60 से 70 के बीच थी और एक छोटी ग्राफीन बैटरी का ब्लूप्रिंट। बस इतना ही। कम से कम एक कोल्ड फ्यूजन बैटरी तो दे देते यार। इस बार मेरी कोई मोल भाव की ट्रिक काम नहीं आई और आखिर में मुझे मन मारकर इस मामूली से स्टार्टर पैक से ही काम चलाना पड़ा। वापस अपने देश जाने से पहले मैं एक बार अपने स्कूल की लैब में गया और मैंने उस छोटी ग्राफीन बैटरी का एक सैंपल तैयार कर लिया, क्योंकि मुझे पता था कि घर लौटने के बाद मैं वो ऐश करने वाला अमीर ज्यादा नहीं रहूंगा और क्या पता वहाँ मुझे ये सब बनाने की सहूलियत मिले भी या नहीं। वैसे मानना पड़ेगा, मेरा ये हाई स्कूल चाहे जैसा भी हो, लेकिन यहाँ के उपकरण एकदम शानदार हैं। इन्होंने इतनी भारी भरकम फीस ऐसे ही तो नहीं ली है। मेरे स्कूल छोड़ने की बात को स्कूल ने खुशी मान लिया। वैसे भी अमीरजादों से भरे स्कूल में फीस के अलावा भी स्कूल अक्सर अलग अलग तरीकों से दूसरी कमाई कर ही लेता है। पर अफसोस मेरे मामले में ऐसा नहीं चला। स्कूल मुझसे एक भी फालतू पैसा नहीं ऐंठ पाया, बल्कि उन्हें ही मुझे अच्छी खासी पगार देनी पड़ती थी। आखिर हर दिन टॉयलेट साफ करना इस बच्चे के लिए कोई आसान काम थोड़ी था। चलो, ये भिखारी आखिरकार चला गया, पर अब टॉयलेट कौन साफ करेगा? प्रिंसिपल साहब आधे खुश थे और आधे परेशान। प्रिंसिपल साहब, गू चेन कहाँ है? एक बूढ़ा आदमी घबराते हुए ऑफिस में घुसा। वो तो चला गया, अभी तक तो एयरपोर्ट पहुंच गया होगा। बेवकूफ, तुमने एक महान जीनियस को हाथ से जाने दिया। एक ऐसा जीनियस जो हमारे शेंग डे हाई स्कूल का नाम हमेशा के लिए अमर कर सकता था। प्रिंसिपल का चेहरा सवालों से भर गया। क्या एक 17 साल का बच्चा ऐसा एक्सपेरिमेंट डिजाइन कर सकता है? हे भगवान, वो दुनिया बदलने के लिए ही बना था। उस बूढ़े आदमी को गहरा पछतावा हो रहा था, लेकिन प्रिंसिपल अभी भी उलझन में था। वहीं दूसरी तरफ हवाई जहाज में बैठा मैंने देखा कि मेरा फेम पॉइंट अचानक से बढ़कर 340 हो गया है। तब मुझे याद आया कि जब मैं बैटरी का सैंपल बना रहा था तो शायद मैं अपनी सर्च हिस्ट्री और लॉग्स डिलीट करना भूल गया था। पक्का किसी ने उसे देख लिया होगा। खैर, मुझे उस रिकॉर्ड की कोई परवाह नहीं है। वैसे भी उससे कोई फाइनल प्रोडक्ट नहीं बना सकता और इस बैटरी को असल में इस्तेमाल करने के लिए एक खास कंडक्टिव इंटरफेस की जरूरत पड़ेगी। मेरी बैटरी अभी भी दुनिया में सबसे अलग और अनोखी है। ये सोचकर कि अभी ये फेम पॉइंट्स मेरे किसी काम के नहीं हैं, मैंने उन सबका इस्तेमाल अपने क्राफ्टिंग लेवल को बढ़ाने के लिए कर दिया, क्योंकि इस कमीने सिस्टम ने मुझे बताया था कि जब तक मेरा क्राफ्टिंग लेवल 2 तक नहीं पहुंचता, तब तक भाषाओं को छोड़कर मेरी बाकी बेसिक साइंस स्किल्स 60 का आंकड़ा पार नहीं कर सकती। और हाँ, मैथ्स में जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट मिला है वो इतने सालों की मेरी मेहनत का बोनस है। ये तो सरासर लूट है। 3001 के इस एक्सपी बार को देखकर मेरे दिल को थोड़ी तसल्ली मिली। लेवल 2 का क्राफ्टिंग अब ज्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए। अगर मैं पैसों से अपग्रेड करूँ तो एक्सचेंज रेट क्या होगा? 10,000 रुपए में बस एक एक्सपी पॉइंट। मुझे पता ही था, ये कमीना सिस्टम हमेशा मेरे पैसे लूटने की फिराक में रहता है। अब से मैं सिर्फ फेम पॉइंट से ही अपग्रेड करूंगा। 10,000 एक्सपी, इस सिस्टम को एक फूटी कौड़ी भी नहीं कमाने दूंगा। मैंने मन ही मन कसम खाई। एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही मेरी नजर अपने मम्मी पापा पर पड़ी, जो एक बोर्ड पकड़े खड़े थे। 7-8 बॉडीगार्ड से घिरे चमकदार और महंगे कपड़े पहने उस कपल को देखकर मुझे अपनी ही जिंदगी पर शक होने लगा। इतनी महंगी गाड़ियाँ और इतने सारे बॉडीगार्ड्स, क्या हम लोग दिवालिया नहीं हो गए थे? ये नजारा देखकर तो बिल्कुल नहीं लग रहा। मेरे पास पहुँचते ही मेरी माँ हेयुची ने मुझे कसकर गले से लगा लिया। मेरे बच्चे, मुझे माफ कर दे, तुझे इतने दिनों तक अकेले बाहर रहना पड़ा। जरा मेरे बेटे को तो देखो, कितना कमजोर हो गया है मेरा बच्चा। मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना, महीने के 8 मिलियन इसके लिए बिल्कुल काफी नहीं है। ये सब मेरी ही गलती है। मुझे चुपके से तुझे और पैसे भेज देने चाहिए थे। मेरे पिता गुगुओ जांग की आंखें फड़कने लगीं। ये खर्चीली औरत पक्का कोई रायता फैलाएगी। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा बेटा पहले से कम पैसे उड़ाता है? माँ, क्या अपना परिवार दिवालिया नहीं हो गया था? पिताजी अभी कुछ बोलने ही वाले थे,
कि मेरी माँ ने बीच में ही बात काटते हुए कहा, तेरे पापा की कंपनी ही तो डूबी है, लेकिन तेरी माँ के पास अभी भी बहुत पैसा है। तू बिल्कुल चिंता मत कर, जब भी पैसे चाहिए हो बस अपनी माँ को बता देना, तेरी माँ तुझे पैसे देगी। मैं तो हक्का बक्का रह गया। सत्यानाश, इस कमीने सिस्टम ने पक्का ये सारी बातें सुन ली होंगी। अब ये फिर से मुझसे पैसे ऐंठने की कोई चाल चलेगा। और मेरे इस शक को यकीन में बदलते हुए अचानक डिंग की आवाज आई और मेरे सामने स्क्रीन पर एक नया टास्क पॉप अप हो गया। एक महान ग्राफिटिंग मास्टर के पास अपनी खुद की कंपनी न हो, ऐसा कैसे हो सकता है? जिंगचेन टेक्नोलॉजी के इकलौते वारिस होने के नाते इस कंपनी को बचाना अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। टास्क का परिचय, शिंगचन टेक्नोलॉजी का सारा कर चुकाना और काम काज फिर से शुरू करके बिजनेस को वापस पटरी पर लाना। टास्क का इनाम 900 नाम और शोहरत, एक आकर्षण पॉइंट और स्टोर में एक बार मुफ्त लकी ड्रॉ का मौका। यह टास्क देखकर मेरी जान में जान आई। हालांकि इस टास्क में भी पैसे तो लगने ही थे, लेकिन कम से कम सिस्टम को तो पैसे नहीं देने पाएंगे। पापा, क्या हमारी कंपनी सच में अब नहीं बच सकती? मैंने झिझकते हुए पूछा। यह सुनकर गू कुओचांग ने बड़ी तसल्ली से मेरी तरफ देखा। बेटा, अब आखिरकार वाह हो गया है, कम से कम उसे कंपनी की फिक्र तो होने लगी है। पहले की तरह सिर्फ पैसे तो नहीं मांग रहा, अब कोई उम्मीद नहीं बची। बेटा, पैसों की भारी कमी है और पिछले 2 सालों में मार्केट में कंपटीशन भी बहुत बदल गया है। कंपनी को कोई अच्छा प्रोजेक्ट भी नहीं मिल रहा। मुझे अंदर ही अंदर बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। मुझे माफ कर दो पापा, अगर मैंने हमेशा कंपनी के पैसे पानी की तरह नहीं बहाए होते तो आज कंपनी की ये हालत नहीं होती। मेरी बात सुनकर है यूची को बुरा लग गया। मेरे बच्चे, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुमने थोड़े से पैसे ही तो खर्च किए हैं। तुम्हारे पापा की वो बेकार सी कंपनी वैसे भी कौन सा बहुत पैसे छाप रही थी। अगर तुम पैसे नहीं भी उबाते तब भी वो एक न एक दिन तो डूबती ही। गू कुओचांग को ये बात बहुत चुभी, लेकिन घर में उनकी कोई चलती नहीं थी, इसलिए वो बेचारे चुप ही रहे। और वैसे भी हयूची की बात में थोड़ी बहुत सच्चाई तो थी। एर छो, कंपनी के डूबने की असली वजह जो भी हो, मुझे उससे अब कोई मतलब नहीं था। बस मुझे इतना पता था कि शिंगचन टेक्नोलॉजी को हर हाल में बचाना होगा। माँ, तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? हालांकि मेरी माँ मुझे दिल और जान से प्यार करती थी और मेरे लिए कुछ भी करने को तैयार रहती थी, लेकिन जैसे ही मैंने ये सवाल पूछा, हयूची का दिल एक पल के लिए घबरा गया। उन्हें लगा ये मेरा लाला बेटा डॉट सब कुछ तो बर्बाद कर चुका है, क्या अब अपनी माँ को भी सस्क पर लाएगा? नकद तो यादा नहीं है बेटा, लेकिन हाँ, कुछ जमीन जायदाद और शेयर वगैरह क्रूर पे हैं। और सबसे बड़ी बात, उन सब का तुम्हारे पापा की उस डूबती कंपनी से कोई लेना देना नहीं है। याद रखना, वो सब सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा है। माँ, मैं शिंगचन टेक्नोलॉजी को डूबने से बचाना चाहता हूँ, क्या इतने पैसे काफी होंगे? ये सुनते ही यूची के तो होश ही उड़ गए। गू कुओचांग के तो जैसे पसीने ही छूटने लगे। उन्होंने भी मुश्किल से सब कुछ दांव पर लगाकर परिवार को सख्त पर आने से बचाया था और घर के लिए थोड़े बहुत पैसे बचा पाए थे। वो किसी भी कीमत पर अपने इस नालायक बेटे को वो आखिरी पूंजी भी लुटाने नहीं दे सकते थे। उन्होंने 2 बार खांसा और घबराते हुए बोले, बेटा, तुम्हें कंपनी के पछे में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, तुम्हारा ध्यान सिर्फ पाई पर होना चाहिए। मैं 2-4 दिन में तुम्हारे लिए एक अच्छा सा कॉलेज ढूंढता हूँ, तुम बस अगले 2 साल शांति से अपनी पाई पूरी करो। लेकिन मैं तो जैसे कुछ सुनने के मूड में ही नहीं था। मैंने अपनी माँ का हाथ कसकर पकड़ा और मिन्नतें करते हुए कहा, माँ, मुझ पर भरोसा रखो, तुम बस वो पैसे मुझे दे दो। मैं कसम खाता हूँ, मैं शिंगचन टेक्नोलॉजी को बचा लूंगा। अगर मेरी वजह से कंपनी डूबी है तो मैं ही उसे दोबारा अपने पैरों पर खड़ा करके दिखाऊंगा। यह सुनकर गू कुओचांग पूरी तरह से निराश हो गए। सब खत्म हो गया। अब इस बेवकूफ लड़के को घर तबाह करने से कोई नहीं रोक सकता। उन्हें लगा जैसे उनकी पूरी जिंदगी उन पर भारी पड़ गई हो। उधर अपनी माँ का फोन हाथ में लेते ही मैंने औरन उनकी प्रॉपर्टी और पैसों का हिसाब लगाना शुरू कर दिया। पता नहीं ये पैसे कंपनी को बचाने के लिए काफी भी होंगे या नहीं। पापा, अंदान कितने पैसों की जरूरत पड़ेगी? गू कुओचांग का चेहरा पीला पड़ चुका था। वो एकदम चुप रहे। उनका अपने बेटे के इस बेतुके सवाल का जवाब देने का कोई मन नहीं था। हयूची ने घबराते हुए कहा, बेटा, परसों अदालत के लोग कंपनी पर सील लगाने आ रहे हैं। इतने कम समय में तुम्हारे लिए इतनी नकद रकम जुटाना नामुमकिन है। सील? यह बात सुनते ही गू कुओचांग की आंखों में चमक आ गई। सही बात है, अब हमारे पास नकद पैसे बचे ही कहाँ हैं। अब अगर ये नालायक पैसे उबाना भी चाहे तो इतना आसान नहीं होगा। ये सुनकर मेरे माथे पर सिकन आ गई। अगर हम बैंक से लोन ले लें तो कैसा रहेगा? मेरी बात सुनकर हयूची का चेहरा अजीब सा हो गया। उन्हें समझ ही नहीं आया कि इसका क्या जवाब दें। वहीं गू कुओचांग ने एक तंज भरी हंसी हंसते हुए कहा, मेरे मासूम बेटे, तुम्हें क्या लगता है हमारा परिवार अभी भी बैंक से पैसे तो उधार ले ही सकता है ना? बैंक ही तो हमारा सबसे बड़ा लेनदार है। बैंक ने हमें बहुत पहले ही ब्लैकलिस्ट कर दिया है। तुम्हें पता भी है ये थोड़ी सी जमा पूंजी बचाने के लिए मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ी है। मुझे सच में बहुत अफसोस है। मैं बस यही सोच रहा था कि जल्दी से पैसे कैसे निकाले जाएं। क्या हम घर नहीं जा रहे? मुझे अचानक लगा कि ये रास्ता तो घर की तरफ नहीं जा रहा है। आज सू यूचिंग का 17वां जन्मदिन है। रात को उनके घर जाकर मुफ्त का खाना खाएंगे। हे यूची ने समझाया, मेरे वापस आते ही हम दिवालिया होने वाले हैं।
कंपनी की हालत ने हे यूची को डरा दिया था, इसलिए उसे लगा कि अब थोड़ा कंजूसी से काम लेना चाहिए। मुफ्त का खाना तो खाना ही चाहिए ना। सू यूचिंग, मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। अरे नहीं यार, वापस आते ही मुझे उस मैडम से मिलना पड़ेगा। गु कुओचांग ने सिर हिलाते हुए कहा। हाँ, वैसे ये बड़े अफसोस की बात है। उस समय मैंने बड़ी मुश्किल से उसके पिता को शराब पिलाई थी और कामयाबी के साथ शादी का एक कॉन्ट्रैक्ट पक्का कर लिया था, लेकिन अफसोस वो मेरे हाथों खो गया। अब तो हमारा परिवार उनसे दोबारा रिश्ता जोड़ने की बात भी नहीं कर सकता। हे यूची को भी इस बात का बहुत अफसोस था। इतनी जरूरी चीज भी कोई कैसे खो सकता है। तू सच में एक नंबर का नालायक है। यूचिंग जैसी इतनी अच्छी बहू हमारे हाथ से यूं ही निकल गई। मैंने शर्मिंदगी से अपना सिर नीचे कर लिया। असल में वो शादी का कॉन्ट्रैक्ट खोया नहीं था, बल्कि मैंने ही उसे चुराया था। उस वक्त मुझे अपने सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए पैसों की जरूरत थी, तो मैंने वो कॉन्ट्रैक्ट चुराया और सू यूचिंग के पास जाकर उसे 5 करोड़ में उसी को बेच दिया। शायद ये इतिहास की सबसे अजीब सगाई टूटने की घटना होगी। शुरुआत में उस बेचारी को लगा कि उसका फायदा हुआ है, लेकिन फिर उसने जितना इसके बारे में सोचा उसे उतना ही अजीब लगा। ये लड़का खुद मेरी सगाई तोड़ने आया है और उल्टा मुझे ही इसे पैसे देने पड़ रहे हैं। ये तो सरासर बेइज्जती है। बाद में वो मुझसे अपने पैसे वापस मांगने आई, लेकिन तब तक मैं देश छोड़कर भाग चुका था और फिर वो बात वहीं आई गई हो गई। अब मेरी सच में सू यूचिंग का सामना करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मैं बस ये कहने ही वाला था कि मैं नहीं जाऊंगा, तभी अचानक मेरे दिमाग में एक बात आई। सू परिवार की मैडम का जन्मदिन है, तो क्या वहाँ बहुत सारे रईस लोग नहीं आएंगे? हाँ, लगभग सभी रईस लोग ही होंगे। अगर मेरे और सू के पुराने ताल्लुकात नहीं होते तो शायद हमारे परिवार को वहाँ बुलाया भी नहीं जाता। हे, इतने सारे अमीर लोग, पैसे बनाने का इससे अच्छा मौका भला और क्या होगा। अपना मिशन पूरा करने के लिए मारी खुशी के मैं झूम उठा। अब मुझे अपनी इज्जत की भी कोई परवाह नहीं थी। जब गु परिवार के तीनों लोग सू हवेली पहुँचे तो जाहिर सी बात है वहाँ तहलका मचना ही था। फ्रांस का सबसे बड़ा नवाबजादा, 10 साल से पैसे बर्बाद करने वाला बादशाह, तियानहाई का सबसे बड़ा धन कुबेर, वो एक लीजेंड आज वापस आ गया था। गु भाई, तुम आखिरकार वापस आ गए। अगर तुम अब नहीं आते तो मैं तो जीते जी मर जाता यार। एक चिपचिपे से मोटे लड़के ने रोते हुए मेरे पैर पकड़ लिए। मैं भी थोड़ा भावुक हो गया था। इस मोटे का नाम लू हुई था। एक जमाना था जब मेरे पास खाने तक के पैसे नहीं होते थे, तब इसी ने मेरी मदद की थी। तुम्हें पता है, जब से तुम गए हो पिताजी के पास मेरी तुलना करने के लिए कोई नालायक नहीं बचा। अब तो वो मुझे फूटी आंख नहीं सुहाते। पहले हफ्ते में बस 1 बार पीटते थे, अब तो दिन में 3 बार मेरी धुलाई करते हैं। भाई, मेरी तो जिंदगी हराम हो गई है। चल भाग यहाँ से। तेरा भाई अब पैसे बर्बाद नहीं करेगा। आज से मैं गु परिवार का खोया हुआ रुतबा वापस दिलाऊंगा। लू हुई ने अपनी छोटी छोटी आंखें फाड़ लीं। मैं तो बर्बाद हो गया। मुझे इस मोटे से और कोई बकवास नहीं करनी थी, इसलिए मैं झट से किनारे की तरफ खिसक लिया, क्योंकि चांदनी जैसे रंग की ड्रेस पहने हुए एक लड़की गुस्से में तमतमाते हुए मेरी ही तरफ आ रही थी। मेरे पास कोई चारा नहीं था। मैंने पीछे मुड़कर अपने चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान सजा ली। अरे यूचिंग, कितने दिनों बाद मुलाकात हो रही है। तुम तो दिन और भी खूबसूरत होती जा रही हो। सू यूचिंग ने हल्की सी आवाज निकालते हुए कहा। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि तुम सच में वापस आ जाओगे। मुझे लगा तुम पूरी जिंदगी विदेश में ही रहोगे। भला ऐसा कैसे हो सकता है? तुम हमेशा मुझे याद करती रहती हो, तो मैं विदेश में ज्यादा दिन तक कैसे रह सकता था। इसलिए मैं सुबह की सबसे पहली फ्लाइट पककर वापस आ गया, अपना मिशन पूरा करने के लिए। मैंने भी अपनी पूरी जान लगा दी। जन्मदिन मुबारक हो यूचिंग। मैंने अपने कोट से एक चांदी का हेयर क्लिप निकाला। यह मैंने अपनी छोटी कजिन के लिए लिया था, पर अब यही देना पड़ेगा। सू यूचिंग मुझे देखकर पहले तो बहुत गुस्से में थी, लेकिन मेरी इस हरकत से वह हुई हुब्बा गई। उसने शर्माते हुए लाल चेहरे के साथ वह हेयर क्लिप ले लिया और फिर दौड़कर कमरे के अंदर चली गई। सू यूचिंग को ऐसे जाते हुए देखकर मैं खुद को यह कहने से रोक नहीं पाया कि यह लकी इन 2 सालों में सच में कितनी ज्यादा खूबसूरत हो गई है। फिर मुझे उस पुरानी शादी के कॉन्ट्रैक्ट की याद आ गई और लगा कि यार, मेरा तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया। मैं जितना इसके बारे में सोचता उतना ही मुझे लगता कि मैं घाटे में हूँ। तभी अचानक मेरे दिमाग की बत्ती जली और मैं सीधा सू यूचिंग के पीछे भागा। अरे यार, मुझे हमेशा से लगता था कि एक टॉप क्लास अमीरादे के तौर पर किसी अमीर लकी के कमरे में ऐसे ही आना जाना तो बहुत आम बात है। तो बस मैं भाई नवाबों की तरह चौ में सू यूचिंग के कमरे में घुस गया। सू यूचिंग मेरे दिए हुए हेयर क्लिप के साथ खेल रही थी। उसे बिल्कुल भी भनक नहीं लगी कि कोई कमरे में आया है। और फिर अगले ही पल यूचिंग के चीखने की तेज आवाज गूंज उठी। मैंने हब्बी में अपना हाथ आगे बाया और उसका मुंह दबा लिया। चिल्लाओ मत, मैं कोई गुंडा नहीं हूँ। मैं नीचे हॉल में बैठे सभी लोगों का ध्यान यहाँ नहीं खींचना चाहता था। तुम क्या करना चाहते हो? उस बेचारी लड़की का चेहरा शर्म और गुस्से से एकदम लाल हो गया था। ऐसा नारा उसके लिए सच में उसकी सोच और तजुर्बे से बहुत बाहर की बात थी। मैंने अपना हाथ हटा लिया। मुझे तुमसे एक बात करनी थी। असल में 2 साल पहले मैंने तुम्हें जो शादी का कॉन्ट्रैक्ट दिया था वो एक फोटोकॉपी थी। असली वाला अभी भी मेरे पास ही है। पता नहीं क्यों, पर सू यूचिंग को महसूस हुआ कि उसके दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई है। पापा भी ना थोड़ी सी शराब क्या पी ली, मुझे तो बेच ही डाला, और वो भी मुझ जैसे एक बेगैर नवाब के हाथों। लेकिन फिर उसने सोचा,
पता नहीं क्यों, पर अब ये मुझे पहले से ज्यादा हैंडसम लग रहा है। चलो एक काम करते हैं, मैं तुमसे तुम्हारी वाली हिस्सेदारी के ज्यादा पैसे नहीं मांगूंगा। वही 5 करोड़ जो कीमत पहले तय हुई थी, एकदम वही। तुम पहले मुझे पैसे ट्रांसफर कर दो, मैं घर जाकर असली वाला कॉन्ट्रैक्ट लाऊंगा और तुम्हारे सामने फाड़ दूंगा। बिल्कुल नहीं, तुम एक नंबर के कमीने हो, दफा हो जाओ यहाँ से। उसकी यह चीख विला के आधे से ज्यादा लोगों ने सुन ली। वह गुस्से से चिल्ला रही थी और जब मैं अपना सा मुंह लेकर सु यूचिंग के कमरे से बाहर निकला तो सब के सब मुझे घूर कर देख रहे थे। वाह, इसे कहते हैं असली बिगैर नवाब। सच में लड़के में हिम्मत तो बहुत है। सु अंकल, मैं सच कह रहा हूँ, मैं और यूचिंग बस बिजनेस की बातें कर रहे थे। क्या आप मेरी बात पर यकीन करेंगे? यकीन और तेरे ऊपर? बिल्कुल नहीं। मैंने बस एक भारी भरकम मुक्का देखा जो सीधे मेरी तरफ आ रहा था और नतीजा यह हुआ कि मेरी आंख पर एक बासा काला निशान बन गया। उस रात मुझे डिनर में कोई स्वाद ही नहीं आया। मेरी माँ हे यूची अपने बेटे की यह हालत देखकर बहुत दुखी थी। वह बार बार मुझे दवाई लगा रही थी, लेकिन दूसरी तरफ गु गोजांग के चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी। अरे बस आराम से अपने पैसे उगाओ ना, तुम्हें सु परिवार की छोटी राजकुमारी से पंगा लेने की क्या जरूरत थी। बू एसू ने बिल्कुल सही मारा है। मैंने बहुत ही उदास और शिकायत भरी नजरों से सु यूचिंग को देखा, लेकिन मैंने क्या देखा कि वह लकी भेमे से मुझे चिढ़ाते हुए मुंह बना रही थी। यह देखकर मुझे और भी ज्यादा गुस्सा और रोना आ गया। जब डिनर लगभग खत्म होने वाला था तो जैसे ही सुलू अपनी सीट से उठे, मैंने उस मौके का आयदा उठाया और चुपके से खिसक कर सु यूचिंग के पास पहुंच गया। यूचिंग, तुम्हारे घर में माइक तो होगा ना, मुझे थोड़ी देर के लिए दे दो। सु यूचिंग को लगा कि उसे अब मेरी बात का कोई जवाब नहीं देना चाहिए, लेकिन फिर भी उसने बहुत ही सहजता से पूछ ही लिया, तुम्हें माइक का क्या करना है? मैंने सु यूचिंग की तरफ देखा, मेरी नजरें बिल्कुल गहरी थीं, मेरे चेहरे पर गंभीरता थी। मुझे सबके सामने एक बहुत जरूरी बात का ऐलान करना है, पूरी दुनिया को यह पता होना चाहिए। सु यूचिंग ने शर्म से लाल हो रहे अपने गालों को हाथों से छुपा लिया। कहीं ये सबके सामने मुझे प्रपोज तो नहीं करने वाला? पर मैं तो अभी तैयार ही नहीं हूँ। तभी तो वापस आते ही इसने सगाई की बात छेड़ दी। पर ये तो एक नंबर का बिगड़ा हुआ रईसज़ादा है, पर दिखता तो काफी हैंडसम है। सच कहूँ तो इस पांडा जैसी सूजी हुई आंख के साथ भी वो काफी क्यूट लग रहा है। बस एक ही पल में उस छोटी सी लड़की के दिमाग में हजारों ख्याल दौड़ गए। वो कुछ पल के लिए बिल्कुल सुन्न सी रह गई। यूचिंग, क्या मैं ले सकता हूँ? सु यूचिंग ने न जाने क्यों बस हाँ में सिर हिला दिया। माइक कहाँ मिलेगा? सु यूचिंग ने पास ही रखे काउंटर की तरफ इशारा किया, फिर उसने नजरें झुका लीं। उसकी मुझ पर दोबारा देखने की हिम्मत ही नहीं हुई। वो सोच रही थी कि क्या उसे थोड़ी देर के लिए कहीं छुप जाना चाहिए, क्योंकि वो सच में इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। मैंने उस लड़की के चेहरे के बदलते हाव भाव पर कोई खास ध्यान नहीं दिया। माइक हाथ में लेने के बाद मैंने अपना गला साफ किया और बेझिझक बोलना शुरू किया। यहाँ मौजूद सभी अंकल, आंटी और मेरे भाइयों बहनों, आप सभी को गुड इवनिंग। जैसे ही मेरी आवाज गूंजी, मैं एक बार फिर से पूरी महफिल के आकर्षण का केंद्र बन गया। उसी वक्त सुलू आकर बैठ गया। गु गोजांग के ठीक बगल में वो बड़ी उलझन के साथ गु गोजांग और उनकी पत्नी को घूर रहा था। गु गोजांग और हे यूची भी एक दूसरे को बस हैरानी से घूरे जा रहे थे। बचपन से लेकर आज तक वो शायद आज तक कभी अंदाजा नहीं लगा पाए कि मैं क्या करने वाला हूँ। सुलू ने अपनी बेटी की तरफ तिरछी नजर डाली। उसने देखा कि सु यूचिंग का चेहरा शर्म से बिल्कुल लाल हो चुका था और वो बहुत घबराई हुई लग रही थी। उसने गुस्से से अपनी मुट्ठियां भींच लीं। ये नालायक, अगर इसने कोई भी बेवकूफी भरी हरकत करने की जुर्रत की ना, तो कसम से मैं मार कर इसकी दूसरी आंख भी सूजा दूंगा। सबको लगता है कि मैं एक निकम्मा और बिगड़ा हुआ रईसज़ादा हूँ, पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सिर्फ दुनिया वालों की गलत सोच है। मैं सिर्फ पैसे ही बर्बाद नहीं कर सकता, बल्कि अपने दम पर घर भी चला सकता हूँ। नीचे खड़े लू हुई ने थोड़ी झुंझलाहट के साथ अपना सिर खुजाया। क्या ये सच में सुधरने वाला है? अगर ऐसा हुआ तो फिर शहर का नंबर 1 बिगड़ा रईसज़ादा तो मैं बन जाऊंगा। वापस आते ही मुझे शिंगचेन टेक्नोलॉजी के बैंकअप होने की खबर मिली। इस बात का मुझे बहुत अफसोस है। शिंगचेन टेक्नोलॉजी के इकलौते वारिस के तौर पर अब ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इसे बचाऊं। वहाँ मौजूद शहर के सभी अमीर और नामी लोग एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। ये आखिर क्या ड्रामा चल रहा है? शिंगचेन टेक्नोलॉजी को बचाएगा? क्या बकवास कर रहा है ये? सु यूचिंग भी मुझे बड़ी उलझन से देख रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसा उसने सोचा था ये वैसा तो बिल्कुल नहीं है। फिर ये अजीब सी मायूसी क्यों महसूस हो रही है? इस बार मैं आप सभी की सोच बदल कर रख दूंगा। पूरी दुनिया को ये बता दूंगा कि मैं असल में एक बहुत बड़ा जीनियस हूँ, ना कि कोई निकम्मा और बिगड़ा हुआ रईसज़ादा। और इस बार मैं तुम सबकी बोलती बंद कर दूंगा। ये सुनकर वहाँ मौजूद सारे लोग सन्न रह गए। पता नहीं गु साहब के लाडले शिंगचेन टेक्नोलॉजी को कैसे बचाने वाले हैं। बड़ा आसान है, सारा कर्ज चुकाऊंगा और फिर एक ऐसा प्रोजेक्ट शुरू करूंगा जो छप्पर फाड़ के पैसे बनाएगा। हॉल में मौजूद सारे लोग जोर जोर से ठहाके लगाने लगे। अरे कहना बहुत आसान है, पर क्या तुम्हारे पास पैसे हैं या कोई प्रोजेक्ट है? मुझे लोगों की इस हंसी और मजाक से रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा। एक ताकतवर इंसान होने के नाते मुझे इन सब की आदत हो चुकी थी। मुझे पता है कि आप लोग मेरे परिवार को पैसे उधार नहीं देंगे, इसलिए मैं आप लोगों के साथ एक फेयर डील करने वाला हूँ।
मैंने अभी अभी अपने परिवार की संपत्ति का हिसाब लगाया है। हमारे पास कई खाली पड़ी जमीनें और कुछ शानदार घर हैं। अब आप लोगों को सिर्फ बाजार भाव का 70% चुकाना होगा और वो सारी प्रॉपर्टी आपकी हो जाएगी। ऑन स्पॉट डील होगी, बिना किसी धोखे धड़ी के। लेकिन मुझे सिर्फ और सिर्फ कैश चाहिए। मेरी बात खत्म होते ही पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। हर कोई फटी फटी आंखों से मुझे घूर रहा था। आखिरकार किसी से अपनी हौसी नहीं रोकी गई और फिर पूरा हॉल ठहाकों से गूंज उठा। बस एक लूह यही था जो डबडबाई आंखों से मुझे देख रहा था। मानना पेगा, मेरा पक्का यार है। बहुत से लोग गुओ चांग और उनकी पत्नी की तरफ देखने लगे। क्या महान माता पिता हैं, जबकि वो दोनों शर्म से पानी पानी हुए जा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहते हो। अगर बस चलता तो वो मुझे अपना बेटा मानने से ही इनकार कर देते। मैंने अपनी बात जारी रखी। आप लोगों को मेरे मम्मी पापा को देखने की कोई जरूरत नहीं है। वो वही करते हैं जो मैं कहता हूँ। जिन्हें भी डील करनी है जल्दी करो। ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ अभी के लिए है। मौका हाथ से निकला तो फिर नहीं मिलेगा। आप तो जानते ही हैं, मीन की कीमत कभी कम नहीं होती और घर की जरूरत तो सबको होती है। फिर आप लोग किस बात का इंतजार कर रहे हैं? उन लोगों की आंखों में वो लालच और हवस साफ छलक रही थी। मेरी अटकी हुई सांस में सांस आई। आखिरकार पैसे हाथ में आ गए। अब स्टार टेक को बचाया जा सकता है। बस 15 मिनट के अंदर मैंने गु परिवार की बची खुची सारी संपत्ति बेच डाली और पूरे 300 करोड़ रुपए निकाल लिए। इतने पैसे काफी होने चाहिए। कंपनी के अकाउंट में पाए कैश बैलेंस को देखकर गुओ झांग रोना तो चाहते थे पर आंखों में आंसू नहीं थे। खैर, बेटा भी तो अपनी भलाई के लिए ही कर रहा है। चलो अब इस बुढ़ापे में थोड़ी और मेहनत कर लूंगा। गु बाबू, आप तो हमारे त्यान हाई शहर के बहुत बड़े दानवीर हैं। किसी ने शैंपेन का गिलास बघाते हुए चीयर्स किया और मैंने भी उसी एक घूंट पी लिया। अरे बाय अंकल, आप तो शर्मिंदा कर रहे हैं। मैं भी तो यहाँ बिजनेस ही कर रहा हूँ ना, कोई दान पुण्य थोड़ी ही कर रहा हूँ। बाय लियांग अपनी हंसी को बड़ी मुश्किल से दबाए हुए था। समझ गया। गु बाबू तो अपने परिवार और देश के लिए ही सब करते हैं। आप तो एक महान इंसान हैं। मैं बस ही करके हंसने लगा। बचपन से लेकर आज तक पहली बार किसी ने मुझे महान कहा था। सच कहूँ तो काफी अच्छा लग रहा था। मैंने फिर से सबसे कहा, आखिरकार मैंने आप सबके साथ बिजनेस किया है तो मैं एक भलाई की बात बता दूं। जो भी हमारे स्टार टेक के शेयर्स खरीदना चाहता है वो जल्दी करे, वरना बाद में चाहकर भी नहीं खरीद पाओगे। बहुत से लोग अपना पेट पककर हंसने लगे और फिर उन्होंने लू से विदा ली। अब यहाँ और नहीं रुका जा सकता, वरना किसी दिन इस बिगैर रईस हादे की वजह से हंस कर ही जान निकल जाएगी। जब लगभग सभी लोग जा चुके थे और हमारा परिवार भी निकलने ही वाला था, तभी सू यू चिंग मुझे खींचकर कमरे में ले गई। खैर, ऐसा कोई पहली बार तो नहीं हुआ था। सू यू चिंग ने पूछा, क्या तुम्हारे घर वालों को पैसों की बहुत सख्त जरूरत है? हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लो। तुम्हें तो पता ही है, स्टार टेक की जान अभी अटकी पड़ी है। मुझे ऐसा करना ही पा, लेकिन मेरे पापा तो कह रहे थे कि स्टार टेक में सिर्फ पैसों की दिक्कत नहीं है। क्या तुम्हारे ऐसा करने से कोई फायदा होगा? मुझ पर भरोसा रखो, मैं स्टार टेक को पूरी इंसानियत का चमकता सितारा बनाकर दिखाऊंगा। सू यू चिंग ने भी प्यारे अंदाज में अपनी आंखें घुमाई। थोड़ी देर तक सोचने के बाद उसने साइड टेबल से एक ब्लैक कार्ड निकाला। ये मेरी पिछले 2 साल की पॉकेट मनी की सेविंग्स है। इसमें लगभग 6 करोड़ के आसपास होंगे। इसका पासवर्ड मेरा बर्थडे है। ये लो, तुम रख लो। मेरी आंखें उसी से चमक उठी। मैंने बड़ी शर्मिंदगी के साथ वो कार्ड पकड़ लिया। कितनी अच्छी लकी है यार, लेकिन इसके पास तो बहुत पैसा है। सिर्फ 2 साल में 6 करोड़ बचा लिए। ये तो बिल्कुल मेरे पुराने वाले दिनों की तरह ही रईस है। तुम चिंता मत करो, मैं बाद में तुम्हें तुम्हारी असली वाली मैरिज कॉन्ट्रैक्ट वापस कर दूंगा, एकदम ओरिजिनल वाली। दा हो जाओ यहाँ से। शुक्र है मैं वहाँ से जल्दी खिसक लिया और अपनी दूसरी आंख फूटने से बचा ली। इस बार संपत्ति बेचने से मुझे न सिर्फ अच्छा खासा कैश मिल गया था, बल्कि मेरे रेपुटेशन पॉइंट्स भी 100 बढ़ गए थे। पता नहीं ये सिस्टम किस हिसाब से काम करता है। मैंने तो करोड़ों का घाटा खाया है, फिर भी जो नाम और शोहरत मैंने कमाई वो तो हाई स्कूल की लैब में सीखे गए एक छोटे से हुनर के बराबर भी नहीं निकली। कार में बैठते ही मैंने आखिरकार पूछ ही लिया, पापा क्या इतने पैसे काफी होंगे? पापा ने बेबसी से आह भरी, बेटा जिनचिंग टेक की दिक्कत पैसा बिल्कुल नहीं है। कंपनी पिछले आधे साल से ठप पड़ी है। असली जड़ तो ये है कि हमारे पास ना कोई ऑर्डर है और ना ही कोई प्रोजेक्ट। मैं हल्के से मुस्कुराया। मैंने अपनी छाती ठोकते हुए कहा, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, बस आप कंपनी को फिर से चालू करने पर ध्यान दीजिए। ऑर्डर मैं लेकर आऊंगा आपके लिए। पापा को समझ नहीं आया कि वो क्या कहें। एक ऐसा बच्चा जो समझदार तो हो गया है लेकिन पूरी तरह से दुनियादारी नहीं समझता। हमेशा सबसे ज्यादा फिक्र उसी की होती है। अगले दिन मैं सुबह बहुत जल्दी उठ गया। सीढ़ियों से नीचे आते ही मैंने देखा कि पापा बिल्कुल तैयार खड़े थे। वो बस निकलने ही वाले थे। पापा ऑफिस जा रहे हो? हम वक्त बहुत कम है। अब जब हालात ऐसे हो ही गए हैं तो तुम्हारा बाप एक और आखिरी कोशिश करेगा। मैं अंदर तक भावुक हो गया। मैंने कसम खाई कि मैं अपने पापा को दुनिया का सबसे अमीर इंसान बनाकर रहूंगा ताकि आगे चलकर वो सुकून की जिंदगी जी सके।
पापा, इसी मौके का फायदा उठाकर आप कंपनी की अच्छे से साफ सफाई कर दो। उन सारे खून चूसने वाले जोंकों को बाहर निकाल फेंको। मैंने अपनी बात में जोड़ते हुए कहा। पापा ने मुंह बनाया। वैसे मेरे बिना कहे भी वो ऐसा ही करने वाले थे। कहते हैं ना कि बुरे वक्त में ही अपनों की पहचान होती है। पापा भी अब कई लोगों के असली चेहरे देख चुके थे। शिनचैन टेक को अगर फिर से उड़ान भरनी है तो इन दीमकों का सफाया करना बहुत जरूरी था। और रही बात प्रोजेक्ट की, पापा आप बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं आज ही आपके लिए एक बहुत बड़ा ऑर्डर लेकर आता हूँ। उसके बाद हम आगे की प्लानिंग करेंगे। ये सुनते ही पापा के कदम रुक गए। बेटा, तुम्हारी नींद अभी पूरी नहीं हुई है क्या? जाओ जाकर थोड़ी देर और सो लो। यही तो तुम्हारी बढ़ने की उम्र है। मुझे लोगों के ताने और उनकी कम आंकने की आदत हो चुकी थी। पापा बस मेरा इंतजार करना, आज शाम तक मैं लॉन्गवे ग्रुप का कॉन्ट्रैक्ट आपके हाथ में रख दूंगा। लॉन्गवे ग्रुप? पापा हंस पड़े। दुनिया की टॉप 100 कंपनियों में से एक है वो। तुम्हारी ये सब बोलने की हिम्मत कैसे हुई? ऑफिस पहुंचने के बाद ही पापा को याद आया कि आज तियानहाई में लॉन्गवे ग्रुप की एक टेंडर मीटिंग है। शायद वो अपने 2 नए मोबाइल फोन के लिए किसी असेंबली प्लांट की तलाश कर रहे हैं। और फिलहाल शिनचैन टेक इस लायक तो बिल्कुल नहीं थी कि इतने बड़े मौके पर हाथ मार सके। उन्होंने निराशा से अपना सिर हिलाया और मेरी बातों को दिमाग से निकालकर पूरी तरह से अपने काम में डूब गए। लेकिन ये मानना पड़ेगा कि बेटे के इस आर पार वाले जज्बे ने उनके अंदर भी जवानी के दिनों वाली वो पुरानी बिजनेस की आग थोड़ी बहुत तो जगह ही दी थी। वहीं दूसरी तरफ अपना नाश्ता खत्म करने के बाद मैं एक किराए की साइकिल उठाकर तियानहाई के लॉन्गवे प्लाजा की तरफ निकल पड़ा। क्या करता, घर की सारी लग्जरी गाड़ियां कल रात ही बिक चुकी थी। आज उस टेंडर वाली मीटिंग के अलावा हुआवे ग्रुप की भी एक बहुत बड़ी लॉन्चिंग इवेंट थी, इसलिए इस वक्त पूरा प्लाजा लोगों की भीड़ से खचाखच भरा हुआ था। वहाँ इंडस्ट्री के जाने माने लोग और ढेरों रिपोर्टर्स मौजूद थे। अपने सामने इंसानों के इस समंदर को देखकर मेरा खून जोश से उबलने लगा। एक असली मर्द को तो सबसे ऊंची चोटी पर होना चाहिए, जहाँ से वो दुनिया की इस चकाचौंध को अपने कदमों में देख सके। जब मेरे अंदर ये तूफानी जोश उमड़ ही रहा था, तभी मेरे पास से एक जानी पहचानी स्पोर्ट्स कार गुजरी। अरे गुओ भाई, आप यहाँ कैसे? वो आदमी और कोई नहीं, लू हुई था। और वो जो गाड़ी चला रहा था वो आज सुबह ही हमारे गैरेज से बिक कर गई थी। मेरे लिए बस एक ही तसल्ली की बात थी कि लू हुई ने उसे मार्केट रेट से ज्यादा कीमत देकर खरीदा था। एक तरह से उसने हम पर एहसान ही किया था। मैं बस यहाँ एक काम से आया था। और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे, हमारी कंपनी आज यहाँ टेंडर में हिस्सा ले रही है। मेरे पापा जिद पर अड़ गए कि मुझे भी आकर दुनियादारी सीखनी चाहिए। मेरी आंखें चमक उठीं। इसका मतलब तुम्हारे पास लॉन्गवे ग्रुप का इनविटेशन कार्ड है? मैं बस यही सोच रहा था कि अंदर कैसे जाऊं और तुम अचानक से आ गए। जिवे ग्रुप? हाँ, पापा ने मुझे एक दिया था। जिवे ग्रुप। उन्होंने कहा था कि मुझे लॉन्गवे ग्रुप की तकनीक देखने का मौका दें। जिवे ग्रुप? खैर जो भी हो, जिवे ग्रुप। बहुत बढ़िया, तो तुम मुझे अपने साथ अंदर ले चलो ना। मैं बड़े ही आराम से अपनी गाड़ी में बैठ गया, जिसे देखकर लू हुई के पसीने छूट गए। तुम्हें अंदर क्या काम है? लॉन्गवे ग्रुप के साथ कुछ जरूरी बात करनी है। तुम्हारे पास तो इनविटेशन ही नहीं है, लाना भूल गए क्या? बाहर के शोर शराबे की तुलना में इमारत के अंदर काफी ज्यादा शांति थी। आखिर टेंडर में हिस्सा लेने वाली कंपनियां कुछ ही तो थीं, क्योंकि ज्यादातर कंपनियां तियानहाई की ही थीं, इसलिए सब मुझे बड़ी अजीब नजरों से घूर रहे थे। ये बिगड़ा हुआ नवाब यहाँ क्या कर रहा है? गू शाओ, क्या तुम्हारी शिनचैन टेक भी टेंडर भरने आई है? हालांकि सबको पता था कि ये तो नामुमकिन है, फिर भी किसी ने मजे लेने के लिए पूछ ही लिया। मैंने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, मैं तो यहाँ लॉन्गवे ग्रुप के साथ पार्टनरशिप की बात करने आया हूँ। सच में, जहाँ मैं होता हूँ वहाँ तमाशों की कोई कमी नहीं होती। पता नहीं गू शाओ लॉन्गवे ग्रुप के साथ क्या डील करने वाले हैं। हम मिलकर एक नया मोबाइल बनाने वाले हैं। जब यूए शाओ फेई अंदर आई तो वहाँ की अफरा तफरी देखकर उसने चिढ़कर अपनी नाक से कोड़ ली। लगता है तियानहाई की इन कंपनियों का कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है। आप लोगों ने जो प्रोजेक्ट फाइलें भेजी थी वो मैंने देख ली हैं। बॉस वेन को कुछ काम आ गया था, इसलिए वो हेडक्वार्टर लौट गए हैं। और क्योंकि थोड़ी देर में मुझे बाहर वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होस्ट करनी है, इसलिए हर कंपनी के पास अपनी बात रखने के लिए सिर्फ 3 मिनट का समय होगा। तो सब लोग जल्दी अपनी बात खत्म करें। यूए शाओ फे हमेशा से ही एकदम प्रोफेशनल थी। उसने बैठते ही सीधे मुद्दे की बात शुरू कर दी। यूए शाओ फे को अपने सामने देखकर मैं खुशी से उछल पड़ा। अरे, ये तो अपनी ही जान पहचान वाली है। आज तो मेरी किस्मत ही चमक गई। यूए शाओ फे की नजर भी मुझ पर पड़ गई थी। हालांकि उसे बड़ी हैरानी हुई कि ये नालायक लड़का यहाँ क्या कर रहा है, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। काम का प्रेशर बहुत ज्यादा था, उसके पास मुझ पर ध्यान देने का बिल्कुल भी वक्त नहीं था। आधा घंटा बीतने के बाद यूए शाओ फे ने अपना लैपटॉप बंद किया और बोली, नतीजा हमारे सामने है। हम जल्द ही आप सबको बता देंगे। जो लोग हमारी लॉन्गवे प्रेस कॉन्फ्रेंस देखना चाहते हैं वो बाहर जा सकते हैं। हमने आपके लिए पहले से ही सीटें रिजर्व कर रखी हैं। मैं अचानक अपनी जगह से उठा और बोला, शाओ फे दीदी, 1 मिनट रुको, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। मिस्टर गू, कृपया मुझे बॉस यूए ही बुलाएं, और जो भी बात है वो बाद में आराम से करेंगे। नहीं, बात बहुत ज्यादा जरूरी है। शाओ फे दीदी,
मुझे तुम्हें एक बड़ी ही कमाल की चीज दिखानी है। ये सुनकर वहाँ मौजूद सब लोग एकदम सन्न रह गए। बेवकूफ तो ऐसे ही होते हैं, सबको अब इन हरकतों की आदत सी हो गई थी। ऑफिस वापस आकर यूए शाओफेई मुझे बड़ी ही अजीब नजरों से घूर रही थी। अब बोलो, तुम आखिर चाहते क्या हो? मेरी शिंगचेन टेक कंपनी लोंगवेई के साथ पार्टनरशिप करना चाहती है। यूए शाओफेई ने ना में अपना सिर हिलाया। 15 दिन पहले ही मेरी अंकल गू से बात हुई थी। कंपनी का दिवालिया हो जाना ही उनके लिए सबसे सही रहेगा। मैं तुम्हारी मदद करने के चक्कर में अपनी कंपनी का नुकसान तो बिल्कुल नहीं करवा सकती। शाओफेई दीदी, क्या तुम्हें ग्राफीन के बारे में पता है? हाँ, सुना तो है। पिछले कुछ सालों में ये रिसर्च का काफी हॉट टॉपिक रहा है, लेकिन ये नए मटेरियल जैसी बातें अक्सर सिर्फ धोखा ही होती हैं। मैंने वो बना लिया है। इससे सच में बैटरी सिर्फ 2 मिनट में चार्ज हो जाएगी और 5 घंटे तक बात की जा सकेगी। इतना ही नहीं, इसमें लिथियम बैटरी से 3 गुना ज्यादा पावर स्टोर होती है। यूए शाओफेई ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए कहा, शाओचेन, मुझे नहीं लगा था कि पानी की तरह पैसा बहाने के अलावा तुमने इतनी बड़ी बड़ी गप्पे हाँकना भी सीख लिया है। मैंने बैटरी का सैंपल बाहर निकाला। क्या तुम लोगों के पास यहाँ कोई लैब है? मेरे चेहरे पर इतनी सीरियसनेस देखकर यूए शाओफेई ने लाचारी से फोन मिलाया। क्या प्रोफेसर वांग कंपनी में हैं? उनसे कहो कि लैब में मेरा इंतजार करें। यूए शाओफेई ने चेतावनी भरे चेहरे के साथ कहा, छोटे नवाब, क्या तुम मुझे बेवकूफ बनाने का अंजाम जानते हो? 1 घंटे बाद मैंने सफलतापूर्वक लोंगवेई ग्रुप का शुरुआती एग्रीमेंट हासिल कर लिया और पूरे जोश के साथ बिल्डिंग से बाहर निकला। लू हुई ने पूछा, गू शाओ, क्या लोंगवेई ग्रुप ने आपके साथ काम करने के लिए हाँ कर दी? बिल्कुल, वो तो बस इसी मौके की तलाश में थे। लू हुई को यकीन नहीं हुआ। उसे हमेशा से लगता था कि उसका यह दोस्त जो इतना पैसा उगाता है, शायद उसके दिमाग में कोई दिक्कत है, और अब तो लग रहा है कि हालात और भी बिक गए हैं। वैसे तुम्हारे चेहरे पर यह लाल निशान कैसा है? मेरा चेहरा शर्म से लाल हो गया। सब उस यूए शाओफेई की गलती है। वो पागल लड़की अपने जज्बात ही नहीं रोक पाई। जब एक्सपेरिमेंट कामयाब हुआ तो उसने मुझे गले लगाकर एक पप्पी दे दी। यह तो सरासर यादती है, कुछ नहीं, बस गलती से यूए शाओफेई ने मुझे चूम लिया था। गू शाओ, क्या मैं तुम्हें अस्पताल ले चलूं? नहीं, रहने दो, मुझे घर छोड़ दो। लोंगवेई ग्रुप की प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरी तरह से कामयाब रही। कॉन्फ्रेंस की कामयाबी से याद आ, बेनिस की दुनिया के लोगों को उस बात की इक्र थी जो यूए शाओफेई ने आखिर में बताई थी। लोंगवेई ग्रुप शिंगचेन टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर काम करेगा और एक नए माने का मोबाइल फोन बनाएगा। अपने चरम पर बैठी एक इतनी बड़ी और कामयाब कंपनी एक ऐसी कंपनी के साथ काम कर रही है जो लगभग दिवालिया होने वाली है और कह रही है कि वो दुनिया बदल देंगे। यह बात हर तरफ से बहुत ही अजीब लग रही थी। तियानहाई शहर के बड़े लोगों के बीच यह चर्चा का विषय बन गया था और गू गुओझांग को तो इस बात का पता तब चला जब सारे शेयर होल्डर एक साथ उसके ऑफिस में घुस आए और उसे इस बात की बधाई देने लगे। लाओ गू, हमें नहीं पता था कि तुम्हारे पास यह हुक्म का इक्का भी है। तुमने तो इसे बहुत छुपा कर रखा था। लाओ गू, तुमने सही नहीं किया यार। इतने सालों से तुमने अपने ही भाइयों से यह बात छुपाई। लोंगवेई ग्रुप के साथ होने के बाद हम सब मिलकर पक्का वापसी करेंगे और फिर से अपना जलवा दिखाएंगे। लाओ गू, तुम फिक्र मत करो, तुम बस दिल खोलकर काम करो। हम सब तुम्हारे साथ हैं। तुम्हें हमसे जो भी चाहिए बस बोल देना। गू गुओझांग के पास कहने को कोई शब्द नहीं थे। क्या ये सच में वही लोग हैं जो कुछ महीने पहले अपनी शक्ल तक नहीं दिखाते थे? ये दोस्त तो बिल्कुल भी भरोसे के लायक नहीं हैं। शिंगचेन टेक्नोलॉजी की अच्छी तरह से सफाई करनी ही पड़ेगी। थोड़ी देर बाद, गू गुओझांग, तुम कितने बेरहम हो। इतने सालों तक मैंने तुम्हें पहचानने में सच में गलती कर दी। यह मत सोचना कि लोंगवेई ग्रुप का साथ मिल गया तो तुम चैन की नींद सो पाओगे। उनकी मांगे बहुत सख्त हैं। शिंगचेन टेक्नोलॉजी बस अपनी बेइज्जती करवाने का इंतजार करे। बिल्कुल सही गू गुओझांग, तुम इतनी जल्दी हवा में मत उबो। तुम्हारे उस नकारा बेटे के रहते तुम चाहे जितना पैसा कमा लो वो सब उड़ा देगा। जब तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं बचेगा ना, तो मेरे पास भीख मांगने मत आना। गू गुओझांग आराम से अपनी कुर्सी पर लेट गया। उसे इन लोगों से बहस करने का कोई शौक नहीं था। उन सबको बाहर निकालने के बाद गू गुओझांग जल्दी से घर की तरफ निकला। वैसे तो उसे नहीं लगा था कि लोंगवेई ग्रुप वाले मामले का मुझसे कोई लेना देना है, लेकिन सुबह ही मैंने उससे कहा था कि मैं लोंगवेई ग्रुप से कोई काम पकने जा रहा हूँ और दोपहर को ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान कर दिया कि वो शिंगचेन टेक्नोलॉजी के साथ काम करेंगे। यह बात हर तरफ से बहुत अजीब लग रही थी। जब वो घर पहुंचा तो मैं पूरे जोश के साथ एक लैपटॉप पर के बैठा था। पता नहीं मैं उसमें क्या खुराफात कर रहा था। सच कहूँ तो मैं बस ये चेक कर रहा था कि मेरी असली काबिलियत क्या है। हालांकि सिस्टम ने मुझे बताया था कि 60 के बेस पॉइंट का मतलब है कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा जीनियस हूँ, लेकिन आखिर ये तो बस सिस्टम की ही कही हुई बात थी। मुझे खुद इसे चेक करना होगा। वैसे भी आज सारे काम बड़े आराम से हो गए, इसलिए मैं जल्दी से घर वापस आया और इसका टेस्ट किया। और सच बताऊं, रिजल्ट देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री के कुछ कंपटीशन वाले सवाल निकाले और बड़ी आसानी से उन सबको सॉल्व कर दिया। मुझे जरा भी परेशानी नहीं हुई और सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो मेरी भाषा समझने की काबिलियत थी। चाहे किसी भी जगह की भाषा हो, मैं बस उसे सुनकर या देखकर ही समझ सकता हूँ। हाँ, इतना जबरदस्त।
मैं आसमान की तरफ मुंह करके जोर से हंसने लगा। जीनियस होने का मजा ही कुछ और है। अरे तुम्हें क्या हुआ? क्या तुम आज सच में लॉन्गवे ग्रुप गए थे? कहीं उन्होंने तुम्हारे साथ कोई बदतमीजी तो नहीं की? गुगुओजांग ने बड़ी चिंता से मेरी तरफ देखा। उन्हें इस तरह देखकर मैंने अपना लैपटॉप बंद किया और खुद को शांत किया। फिर मैंने बड़ी बेपरवाही से अपने नीचे दबी हुई एक मुड़ी टुड़ी फाइल निकाली। मैंने वो फाइल उन्हें पकड़ाते हुए कहा, आप ये क्या कह रहे हैं? लॉन्गवे ग्रुप वाले मेरे साथ बदतमीजी क्यों करेंगे? ये उनके साथ हमारी पार्टनरशिप का शुरुआती एग्रीमेंट है। आप पहले इसे देख लीजिए। हमें 3 दिन के अंदर उनके साथ फाइनल कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है। गुगुओजांग का मुंह खुला का खुला रह गया। इतनी जरूरी चीज को तुमने अपने नीचे दबा कर रखा था? लेकिन मुझे डांटने के बजाय वो बहुत ध्यान से उस फाइल को पढ़ने लगे। एक बार पूरा पढ़ने के बाद वो चौंक कर बोले, पार्टनरशिप? उनकी तो सांस ही अटक गई थी। ये तो सच में पार्टनरशिप है। ना कोई मैन्युफैक्चरिंग का काम है, ना ही कोई आउटसोर्सिंग, एकदम बराबर की पार्टनरशिप। भला ये कैसे मुमकिन है? उन्होंने हैरानी से पूछा, ये एग्रीमेंट तुम्हारे साथ किसने साइन किया है? शियाओ फेई दीदी ने। उनका नाम लिखा तो है। वैसे अब तो वो ग्रुप की वाइस प्रेसिडेंट बन गई हैं। लगता है यू परिवार सच में बिजनेस उन्हें सौंपने वाला है। गुगुओजांग को अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। यू शियाओ फेई, वो इतनी चालाक लड़की है कि मुझे भी उससे डर लगता है। वो तुम्हारे साथ ऐसा एग्रीमेंट कैसे साइन कर सकती है? बेटा, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने तुम्हें किसी शर्त को मानने के लिए मजबूर किया हो? मैं उनकी बात सुनकर पूरी तरह पक चुका था। मैंने दोबारा अपना लैपटॉप उन्हें थमाते हुए कहा, आप ही क्या अनशन सोच रहे हैं? क्या आपका बेटा खुद को बेचने वालों में से है? मैंने इसके बदले उनके साथ ये डील की है। शिंगचेन टेक ये टेक्नोलॉजी उनके साथ शेयर करेगी और फिर हम मिलकर उनके अगले फ्लैगशिप फोन पर काम करेंगे ताकि हम शिंगचेन टेक का नाम फिर से चमका सके। ये सुनकर गुगुओजांग एकदम चुप हो गए। वो ग्राफीन बैटरी के उस एक्सपेरिमेंट वाले ड्राफ्ट में पूरी तरह खो चुके थे। पूरे आधे घंटे बाद जाकर उन्होंने उसे पूरा पढ़ा, लेकिन उनके अंदर एक तूफान सा मचा हुआ था। इस ड्राफ्ट ने उन्हें अंदर तक हिला दिया था। ये लॉन्गवे ग्रुप वाले एग्रीमेंट से कम बड़ा झटका नहीं था। अब उन्हें समझ आ गया था कि यू शियाओ फे ने ये डील क्यों साइन की। अगर उसकी जगह वो खुद भी होते तो कोई भी कलीमत चुकाकर ये पार्टनरशिप जरूर करते। वो भागते हुए मेरे कमरे में आए और एक्साइटमेंट के मारे बोले, मेरे शेर, तूने ये सब कहाँ से जुगाड़ा? कहीं तूने अमेरिका की नेशनल लैब में डाका तो नहीं डाला? ये सुनकर मुझे एकदम से बुरा लग गया। पापा, मैंने कभी आपके पैसे कमाने के टैलेंट पर शक नहीं किया, तो फिर आप मेरे जीनियस होने पर शक क्यों कर रहे हैं? ये मैंने खुद इन्वेंट किया है। गुगुओजांग के लिए आज के दिन की ये सबसे अजीब बात थी। अजीब ही नहीं बल्कि नामुमकिन। हालांकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि मैंने ये सब कैसे किया, लेकिन वो खुशी के मारे कमरे में इधर उधर चक्कर काटने लगे। काफी देर बाद जाकर वो थोड़े शांत हुए और फिर अचानक बोले, बेटा, मुझे लग रहा है इसमें हमारा बहुत भारी नुकसान है। इतनी जबरदस्त चीज तूने कैसे हाँ कर दी कि हम लॉन्गवे ग्रुप को ये सब मुफ्त में दे देंगे? मैंने बड़े ही गर्व से सीना तान कर कहा, क्योंकि मेरे दिल में देश के लिए प्यार है। पापा, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। यह तो बस एक छोटी सी चीज है और 2 साल के अंदर ही कोई नई चीज इसकी जगह ले लेगी। इसमें हमारा कोई नुकसान नहीं है और इससे हमारी ईमानदारी भी साबित होगी। लॉन्गवे ग्रुप भी हमारे साथ सच्चाई से पेश आएगा और तभी हमारी स्टार टेक कंपनी तेजी से आगे बढ़ पाएगी। कोई बेहतर चीज। यह सुनकर गुगुओजांग हैरान रह गए। यह उनकी सोच से कहीं परे था। हमारी स्टार टेक कंपनी आगे चलकर सिर्फ फोन बनाने तक ही सीमित नहीं रहेगी। हम क्वांटम कंप्यूटर, स्पेस शटल, स्पेस वॉरशिप और प्लैनेटरी इंजन सब कुछ बनाएंगे। मैं अपने बड़े बड़े सपने बताता रहा और गुगुओजांग ने चकराते हुए कहा, वाह मेरे बेटे, तू तो सच में बड़ा आदमी बन गया है। पहले तो मैं सोच रहा था कि थोड़े पैसे बचा लूं और तेरा दाखिला किसी आम से कॉलेज में करवा दूं, लेकिन तेरा ये जोश देखकर अब तो मुझे तुझे किसी बेहतरीन कॉलेज में ही भेजना पड़ेगा। पैसे देकर पढ़ाई? मुझे तो हंसी आ गई। मेरे जैसे महान जीनियस को पढ़ने के लिए पैसे देने की क्या जरूरत है? तभी अचानक मेरे दिमाग में फिर से डिंग की आवाज आई। सिस्टम ने एक नया मिशन दे दिया था। मुझे अचानक एहसास हुआ कि होस्ट अभी 18 साल का भी नहीं हुआ है। जाओ, कॉलेज जाओ और अपना टैलेंट पूरी दुनिया को दिखाओ। अपने जमाने के सारे जीनियस बच्चों को पीछे छोड़ दो, बिल्कुल हमारे महान पूर्वजों की तरह। मिशन की जानकारी, छिंगपेई कॉलेज का एंट्रेंस एग्जाम पास करो और सभी विषयों में पूरे 100% नंबर लाओ। मिशन का इनाम 10,000 फेम पॉइंट्स, चार्म में 1 पॉइंट की बढ़ोतरी और फ्रेशर्स के लिए एक खास गिफ्ट पैक, 50 लाख के 2 मॉल वाउचर। ये वाउचर सिर्फ वेल्थ पॉइंट्स से खरीदारी करते समय ही इस्तेमाल किए जा सकते हैं। जब मैं यह मिशन पढ़ रहा था तब गुगुओजांग भी कुछ अच्छे कॉलेजों के बारे में सोच रहे थे। तियानहाई फाइनेंस कॉलेज घर के पास है, लेकिन वह काफी महंगा है। पिछली बार मिस्टर सोंग ने एक पूरी बिल्डिंग दान की थी, तब जाकर उनके बेटे का एडमिशन हुआ था। जिंगडू यूनिवर्सिटी घर से थोड़ी दूर है, लेकिन वहाँ का खर्चा ठीक ठाक है और शीजिंग यूनिवर्सिटी भी अच्छी है। मेरे कई दोस्तों के बच्चों ने पैसे देकर वहीं एडमिशन लिया है। मैंने उनकी बात बीच में काटते हुए कहा, मुझे छिंगपेई कॉलेज जाना है। क्या? गुगुओजांग एकदम सुन्न रह गए। आज मैं उन्हें एक के बाद एक झटके जो दे रहा था, उनका तो सिलसिला ही खत्म नहीं हो रहा था। छिंगपेई कॉलेज हमारे देश का नंबर 1 और दुनिया के टॉप 20 कॉलेजों में से एक है। ये समझ लो कि इस कॉलेज में जाने वाला लाखों में एक होता है।
ऐसे बेहतरीन और टॉप कॉलेज में एडमिशन मिलना जाहिर तौर पर बहुत मुश्किल है। छिंगपेई कॉलेज कभी भी नेशनल लेवल के कॉमन एंट्रेंस एग्जाम में हिस्सा नहीं लेता। हर साल वे अपना खुद का एग्जाम पेपर बनाते हैं और खुद ही बच्चों को चुनते हैं। इस सिलेक्शन प्रोसेस में हिस्सा लेने वाले बच्चों को सबसे पहले छिंगपेई कॉलेज का इनविटेशन लेटर हासिल करना होता है। इसी पहले कदम पर ही 99% बच्चे बाहर हो जाते हैं और जो 10,000 बच्चे बचते हैं उनमें से भी आखिर में सिर्फ 500 बच्चों का ही एडमिशन हो पाता है। आप कह सकते हैं कि चुना गया हर बच्चा मेहनत करने में सबसे आगे और जीनियस में भी महा जीनियस होता है। इसलिए अब अपने बेटे के मुंह से छिंगपेई का नाम सुनकर गु गुओझांग की हालत का अंदाजा लगाया जा सकता था। अगर यह पहले की बात होती तो गु गुओझांग पक्का अपने बेटे को समझाते कि वो इस ख्याली पुलाव को पकाना छोड़ दे, लेकिन अब हालात थोड़े बदल गए थे। जब मैं छोटी ग्राफीन बैटरी जैसी चमत्कारी चीज बना सकता हूँ तो जाहिर है मैं एक जीनियस हूँ। उन्होंने सोचा शायद इसे एग्जाम देने देना ठीक रहेगा। अगर ये पास नहीं भी हुआ तो कम से कम इसे एक तजुर्बा तो मिलेगा ही। बस एक ही परेशानी थी कि वो इनविटेशन लेटर कैसे मिलेगा एग्जाम देने के अलावा। छिंगपेई कॉलेज में खास टैलेंट वाले बच्चों का सीधा एडमिशन भी होता है, लेकिन अब उसका समय भी निकल चुका था। और मेरे बेटे में ऐसा क्या खास टैलेंट है? क्या वो इस ग्राफीन बैटरी को लेकर छिंगपेई के प्रोफेसरों से बात करने जाएगा? क्या इससे लॉन्गवेई के साथ हमारी डील खराब नहीं हो जाएगी? अभी गु गुओझांग के लिए मुझे संभालना सच में थोड़ा मुश्किल हो रहा था। अगर प्रोडक्ट लॉन्च होने के बाद हम यूनिवर्सिटी से बात करें तो क्या वो मुझे मानेंगे? मैंने भी पापा की उलझन को समझ लिया और उन्हें टोकते हुए कहा, पापा शायद आप मेरा मतलब गलत समझ रहे हैं। मैं छिंगपेई यूनिवर्सिटी में पूरी शान से एग्जाम पास करके जाना चाहता हूँ। गु गुओझांग की आंखें फटी की फटी रह गईं। बेटा तुम्हें पता भी है वो एग्जाम कितना मुश्किल होता है, उसमें हर सब्जेक्ट में टॉपर होना पड़ता है। मैं जानता हूँ कि तुम आजकल केमिस्ट्री और इलेक्ट्रॉनिक चीजों में अच्छे हो, लेकिन क्या बाकी सब्जेक्ट्स तुम्हारे बस की बात है? आप अपने जीनियस बेटे की काबिलियत पर शक कर रहे हैं। बचपन से लेकर आज तक मैंने जिस भी एग्जाम में हिस्सा लिया है, क्या कभी आपको निराश किया है? गु गुओझांग ने सिर हिलाया। लेकिन दिक्कत तो यही है ना, बचपन से लेकर आज तक तुम जैसे नकारा ने गिने चुने एग्जाम ही तो दिए हैं, और जब भी एग्जाम की डेटशीट आती थी तुम छुट्टी लेकर आराम फरमाने लगते थे। छिंगपेई के एग्जाम के इनविटेशन लेटर्स तो लगभग बंट भी चुके हैं, अब तुम्हारे लिए लेटर कहाँ से लाऊं? मैं हल्का सा मुस्कुराया। पापा क्या आप मेरी पहचान भूल गए? मैं एक ओवरसीज स्टूडेंट हूँ। जो लेटर्स बॉन्ड गए हैं वो डोमेस्टिक वालों के लिए हैं। विदेश से आने वाले स्टूडेंट्स का कोटा तो अभी बचा होगा ना। शेंगडे हाई स्कूल अमेरिका का टॉप स्कूल है और मैं वहाँ का एक होनहार छात्र रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है मुझे तो एक इनविटेशन मिल ही जाएगा। गु गुओझांग का दिल धक से रह गया। बाप को फांसाने वाले इस लड़के के पास पैसे बर्बाद करने के सच में 1000 तरीके हैं। क्या तुम पक्का ये एग्जाम देना चाहते हो? हाँ मैं पक्का दूंगा। गु गुओझांग ने सिर हिलाया। ठीक है मैं समझ गया, तो फिर अच्छे से तैयारी करो, दिमाग को शांत रखना और ज्यादा टेंशन मत लेना। अगर पास नहीं भी हुए तो कोई बात नहीं, वैसे भी तुम्हारे बाप को अब इन सब की आदत हो गई है। मैंने बेबसी से अपना सिर हिलाया। एक जीनियस को खुद को साबित करने का रास्ता सच में बहुत लंबा और मुश्किल होता है। बेटे की पढ़ाई के बारे में बात करने के बाद गु गुओझांग कमरे से बाहर चले गए और लॉन्गवेई ग्रुप के साथ डील पर बात करने और लैब की अंदरूनी सफाई और बदलाव के काम में लग गए। कंपनी का फोकस सेट करने की वजह से इन दिनों उनके पास सांस लेने की भी फुर्सत नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ मैं बिल्कुल चिल था। छिंगपेई के पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर देखने के बाद मुझे तसल्ली हो गई थी। क्या सच में इतने आसान सवालों से जीनियस बच्चों को चुना जाता है? इसके बाद के कुछ दिनों तक मैं भी खाली नहीं बैठा था। मैंने अपनी कंप्यूटर स्किल्स का इस्तेमाल किया और रातों रात हैकर दुनिया में मशहूर हो गया। बस अफसोस इस बात का था कि असली नाम इस्तेमाल न करने की वजह से मुझे कोई फेम पॉइंट्स नहीं मिले। खैर मैंने ये सब फेम के लिए नहीं बल्कि पैसा कमाने के लिए किया था। हालांकि मैंने तय कर लिया था कि मैं सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए सिर्फ फेम का इस्तेमाल करूंगा, लेकिन पॉकेट मनी का जुगाड़ तो करना ही था ना। मैंने अली और पेंगुइन जैसी 2 बड़ी इंटरनेट कंपनियों को हैक किया और साथ ही उनके पुराने बग्स भी फिक्स कर दिए। इस काम के लिए मैंने पूरे 2 करोड़ का कमीशन कमाया और इन दोनों कंपनियों का हैकर एडवाइजर भी बन गया। मानना पड़ेगा इन इंटरनेट कंपनियों के पास सच में अंधा पैसा है, तभी तो इतने सारे लोग कंप्यूटर सीखते हैं। और इसी के साथ मेरा ये कारनामा हैकर्स की दुनिया में आग की तरह फैल गया। हर कोई मुझे अपना आइडल मानने लगा और प्यार से मुझे डॉग गॉड बुलाने लगे। वहीं मेरी इस तरह दिन भर घर में घुसे रहने की आदत देखकर हे यूची बहुत परेशान थी। उन्हें लगता कि मैं उनके पैसे नहीं मांगता, बस दिन भर लैपटॉप से चिपका रहता हूँ। क्या ये सच में उनका ही बेटा है? और मेरे अंदर भी उन्हें सफाई देने की कोई इच्छा नहीं थी। जहाँ तक बात है गु गुओझांग की, वो आजकल इतने बिजी हैं कि उन्हें सोने तक की फुर्सत नहीं मिलती, तो मुझ पर ध्यान देने का टाइम कहाँ से लाएंगे। आखिरकार छिंगपेई एकेडमी के एग्जाम का दिन आ ही गया। मैंने अपने 2 पेन उठाए और शेयरिंग साइकिल लेकर सुबह सीधा एग्जाम सेंटर की तरफ निकल पड़ा। एडमिशन नोटिस के हिसाब से विदेशी छात्रों के कुछ इनविटेशन कार्ड्स को मिला लें तो छिंगपेई एकेडमी ने इस साल तियानहाई में कुल 300 इनविटेशन बांटे हैं। पर जब मैं तियानहाई मिडिल स्कूल पहुंचा, जो कि इकलौता एग्जाम सेंटर था, तो वहाँ लोगों की भारी भीड़ जमा थी। 300 लोग तो छोड़ो,
मुझे तो लग रहा था कि 3000 से भी ज्यादा लोग होंगे। और तो और स्कूल में छुट्टी भी नहीं थी। मैं तो एकदम सन्न रह गया। लेकिन तभी मुझे सड़क किनारे लू हुई दिख गया। उसने मेरी उलझन दूर करते हुए कहा, अरे गुशाओ, बहुत पहले सुना था कि तुम चिंगबे का एग्जाम देने वाले हो। मुझे यकीन नहीं था कि ये सच होगा। यार, तुम्हारे पास पैसे बर्बाद करने के इतने सारे तरीके कहाँ से आ जाते हैं। मैं बस बेबसी से आसमान की तरफ देखकर आ भर सकता था। पिछले 10 सालों में मेरे बारे में जो गलतफहमी बन गई है ना, उसे रातों रात मिटाना सच में नामुमकिन है। मेरा कुछ भी समझाने का मन नहीं था, इसलिए मैंने उल्टा उसी से पूछ लिया, क्यों भाई, तुम भी यहाँ एग्जाम देने आए हो क्या? लू हुई ने सिर हिलाया, अरे गुशाओ, मुझ में तुम्हारी जैसी हिम्मत कहाँ। मैं तो बस यहाँ इन टॉपर्स से थोड़ी गुड लक लेने आया हूँ। मैंने सुना है कि आज एग्जाम देने वाले सारे के सारे पढ़ाई के उस्ताद हैं। क्या पता मुझे भी थोड़ी सी किस्मत मिल जाए और अगले महीने के कॉलेज एग्जाम में मैं कोई कमाल ही कर दूं। यार, तुमने तो बहुत तगड़ी प्लानिंग कर रखी है, लेकिन यहाँ तो किस्मत चमकाने वालों की भी भारी भीड़ लगी है। हम लोग तो बस 300 ही हैं। मुझे नहीं लगता कि हमारे हिस्से का गुड लक तुम सबको मिल पाएगा। लू हुई ने अजीब सा मुंह बनाते हुए कहा, गुशाओ, तुम इनमें गिनती नहीं आते। सच में मेरी ही किस्मत खराब है, जो आते ही सबसे पहले तुमसे टकरा गया। लगता है अब मुझे कोई गुड लक नहीं मिलने वाला। हाँ सच, मेरी फैमिली को लॉन्गवे ग्रुप का मैन्युफैक्चरिंग कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है। अब से शायद हमें तुम्हारी स्टार टेक्नोलॉजी के साथ काफी काम करना पड़ेगा। मैंने कहा, अच्छा, तो फिर बहुत बहुत बधाई हो। लू हुई उतना खुश नहीं लग रहा था जितना मैंने सोचा था। उसने पूछा, वैसे गुशाओ, तुम्हारी स्टार टेक्नोलॉजी ने लॉन्गवे ग्रुप जैसी बड़ी मछली को फांसा कैसे लिया? ये तो इस साल बिजनेस वर्ल्ड का सबसे बड़ा रहस्य बन गया है। मैंने चिढ़कर कहा, फंसाने से तुम्हारा क्या मतलब है? लॉन्गवे ग्रुप ने हमारे सामने गिड़गिड़ाकर पार्टनरशिप की है, समझे? हमारी स्टार टेक्नोलॉजी की ताकत तुम्हारी सोच से भी परे है। लू हुई को मेरी बात पर जरा भी यकीन नहीं हुआ। उल्टा वो सस्पेंस बनाते हुए बोला, गुशाओ, क्या तुमने वो अफवाह सुनी है? आजकल मार्केट में सब कह रहे हैं कि यू शियाओ फे तुम पर फिदा हो गई है और तुम्हारे माथे से इस बिगड़े रईस जादे के कलंक को मिटाने के लिए तुम उसके साथ 7 दिन और 7 रातों तक रुके रहे। तभी तो लॉन्गवे ग्रुप ने स्टार टेक्नोलॉजी को डूबने से बचाया है। ये सुनकर मेरा खून खौल उठा। किस कमीने ने ये बकवास फैलाई है? क्या मैं तुम्हें ऐसा इंसान लगता हूँ? मैं अपनी आत्मा बेच सकता हूँ, लेकिन अपना जमीर कभी नहीं बेचूंगा। अरे भाई, मुझे तो तुम पर पूरा भरोसा है, लेकिन तुम पिछले काफी समय से कहीं गायब जो थे। और तुम्हें ये मानना पड़ेगा, तुम्हारी शक्ल ऐसी है कि कोई भी अमीर औरत तुम पर खुशी खुशी पैसा लुटाने को तैयार हो जाएगी। बात तो सही है। सबसे बड़े बेवकूफों की लिस्ट में टॉप करने के अलावा मैं अमीर औरतों की पहली पसंद वाली लिस्ट में भी हमेशा टॉप पर ही रहता हूँ। खासकर अब जब से सिस्टम ने मेरा चार्म और भी बढ़ा दिया है, तब से तो मैं और भी डेंजरस हो गया हूँ। यहाँ तक कि लू हुई को भी मैं काफी हैंडसम लगने लगा हूँ। मेरा तो रोने का मन कर रहा था। यार, मैं इतने दिनों से घर पर बैठकर पैसे कमा रहा था। लू हुई ने बड़ी हमदर्दी से मेरे कंधे थपथपाए। हाँ भाई, मैं समझ सकता हूँ कि तुम कैसे पैसे कमा रहे थे। भाई, तुमने सच में बहुत मेहनत की है। लगता है अब से मुझे भी अपने खर्चे थोड़े कम करने पड़ेंगे, वरना मेरा हाल भी तुम्हारे जैसा ही होगा। दफा हो जा यहाँ से। मैंने उस मोटे को जोर से लात मारी। मेरा उसके साथ और बकवास करने का जरा भी मन नहीं था। मैं अपना एग्जाम रूम ढूंढने के लिए स्कूल के अंदर चला गया। एग्जाम रूम के बाहर मेरी मुलाकात एक और जानी पहचानी शक्ल से हुई, सू यूकिंग। बेशक सू यूकिंग मेरी तरह नहीं थी, जिसे बिल्कुल आखिरी मौके पर इनविटेशन कार्ड मिला हो। वो तो बचपन से ही पढ़ाई में अव्वल रही है। हमेशा से ही वो ऐसा आदर्श बच्चा रही है जिसकी मिसालें दी जाती हैं। मुझे देखते ही उस लड़की के चेहरे पर पहले तो खुशी झलकी और फिर अचानक से गुस्सा आ गया, फिर थोड़ी नाराजगी दिखी और आखिर में उसने एक आह भरी। सच में उसके दिल में न जाने कितने जज्बात उमड़ रहे थे, पर मुझे उस पगली के मन की इन बातों का कुछ पता ही नहीं था। मैं तो बस मुस्कुराते हुए बोला, क्यों यूचिंग, कैसी चल रही है तैयारी? तुम जितनी होशियार हो, मुझे नहीं लगता तुम्हें कोई दिक्कत होगी। 6 साल बाद लगता है हम फिर से क्लासमेट बनने वाले हैं। फिक्र मत करो। भले ही बचपन में मैंने तुम्हें बहुत सताया हो, लेकिन कॉलेज में मैं पक्का तुम्हारा ख्याल रखूंगा। खुद सू यूचिंग को भी नहीं पता था कि उसे किस बात पर गुस्सा आ रहा था। क्या मेरे इस बेवकूफी भरे घमंड पर, या मेरी इस हंसी मजाक की आदत पर, या फिर उन अफवाहों पर? उसने गुस्से में जोर से अपना पैर पटका और फिर यूचिंग सीधे एग्जाम हॉल के अंदर चली गई। जाते जाते वो मुड़ी और बस इतना कहा, तुम भी अपना पेपर अच्छे से देना। इसे अगले महीने वाले फाइनल एग्जाम की तैयारी ही समझ लेना। चिंग पे यूनिवर्सिटी के इस खास एग्जाम के बाद बाकी आम बच्चों के लिए नॉर्मल एंट्रेंस एग्जाम होना था। ये लड़कियां भी ना मुझे इतना नीचा समझती हैं। जब कॉलेज में इससे कोई मुश्किल सवाल सॉल्व नहीं होगा ना, तब रोते हुए मेरे पास मदद मांगने मत आना। और तब जब तक तुम मुझे 10-20 लाख रुपए नहीं दोगी ना, मैं तुम्हें बिल्कुल माफ नहीं करूँगा। गुछन, तुम थोड़ा सीरियस क्यों नहीं हो जाते? अगले ही हफ्ते तुम्हारा एग्जाम है। तुम्हें यान तू शहर में पढ़ने जाना भी है या नहीं? मुझे पढ़ाई लिखाई छोड़कर सिर्फ उसे ही घूरते हुए देखकर यूचिंग को बहुत तेज गुस्सा आ गया। ये लड़के हमेशा इतने नासमझ क्यों होते हैं यार? अगर तुम मुझे हमेशा ऐसे ही देखना चाहते हो ना, तो अभी मन लगाकर पढ़ाई करो,
वरना आगे चलकर हम साथ कैसे रह पाएंगे। मैंने अपने मुंह से टपकती लार को पोंछते हुए कहा। मैं बहुत सीरियस हूँ यार युचिंग, तुम दिखती ही इतनी खूबसूरत हो कि मेरा ध्यान थोड़ा सा भटक ही जाता है। ये सुनकर युचिंग ने बेबसी से अपना सिर पीट लिया। सच में इस इडियट का कुछ नहीं हो सकता। सुनो, अगर तुम्हारा एडमिशन यान तू की किसी यूनिवर्सिटी में नहीं हुआ ना, तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। फिर तो ऐसा होगा कि लंबे लंबे समय तक हम एक दूसरे की शक्ल तक नहीं देख पाएंगे। मैंने युचिंग का हाथ पकड़ा और बोला, अरे फिक्र मत करो, कल चिंग पे यूनिवर्सिटी का रिजल्ट आ रहा है ना, तब तुम खुद ही देख लेना। मैं पक्का तुम्हारे साथ चिंग पे ही जाऊंगा। वैसे तुम्हारे हिसाब से मुझे कौन सा कोर्स लेना चाहिए? क्या ख्याल है मैं भी तुम्हारे साथ मेडिकल कॉलेज में आ जाऊं? इससे मुझे तुम्हारी हिफाजत करने में आसानी होगी, ताकि कोई बेवकूफ और अंधा आशिक तुम्हारे पीछे न पड़ सके। युचिंग ने मुंह फुलाते हुए कहा। वू छन, मैंने कहा था ना, ख्याली पुलाव पकाना बंद करो और जरा जमीन पर रहो। कसम से ये खूबसूरत लड़कियाँ गुस्से में भी कितनी प्यारी लगती हैं। ऊपर वाले ने सच में युचिंग को बड़ी फुर्सत से बनाया है। जब ये दोनों अपना सारा ध्यान लगाकर पढ़ाई में डूबे हुए थे, तब इंटरनेट पर चिंग पे फोरम में कल आने वाले रिजल्ट को लेकर बहस और चर्चाओं का बाजार पूरी तरह से गर्म था। सच तो ये है कि जैसे ही एग्जाम खत्म हुआ था, चिंग पे के इस साल के एडमिशन टेस्ट का क्रेज कम ही नहीं हुआ था, क्योंकि सब कह रहे थे कि इस साल का पेपर आज तक का सबसे मुश्किल पेपर था। यहाँ तक कि चिंग पे के सेकंड और थर्ड ईयर वाले सीनियर्स भी तय समय में उसे सॉल्व नहीं कर पाए। बहुत से लोगों का तो ये भी मानना था कि जो लोग इस बार सिर्फ पासिंग मार्क्स भी ले आए ना, उनका चिंग पे में जाना पक्का है। आपको बता दूं कि पिछले सालों में सिलेक्शन के लिए कम से कम 70% मार्क्स तो चाहिए ही होते थे। आखिर इसमें बैठने वाले सारे के सारे अपने अपने शहरों के टॉपर और जीनियस जो होते हैं। लेकिन इस साल अगर कोई 70% ले आया तो समझो उसका टॉप 100 में आना तय है, और अगर कोई 80% से ज्यादा ले आया तो पिछले सालों के हिसाब से वो तो सीधा यूनिवर्सिटी टॉपर की रेस में आ जाता। और रही बात 90% से ज्यादा लाने की, तो सबको यही लगता था कि इस साल कोई भी बच्चा ऐसा नहीं कर पाएगा। आखिर चिंग पे ने इतना खतरनाक पेपर जो सेट किया था, इसके पीछे भी उनकी एक खास प्लानिंग थी। आज के समय में जहाँ कंपटीशन इतना जानलेवा हो गया है, वहाँ वो लोग असली जीनियस की तलाश में थे। वो देखना चाहते थे कि आज की इस नई जनरेशन के अंदर असल में कितना दम है। इस बार चिंगपेई के एग्जाम का लेवल इतना खतरनाक था कि सब लोग इस साल के सुपर टॉपर को देखने के लिए बेताब हैं। चिंगपेई फोरम के एडमिन ने तो सीधा पोस्ट ही डाल दिया कि इस साल का जो सुपर टॉपर होगा वो चिंगपेई के इतिहास का सबसे धांसू टॉपर होगा। इस भयंकर हाइप की वजह से हर कोई इस साल के सुपर टॉपर का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। देश भर के वो सारे जीनियस जिन्हें सुपर टॉपर बनने का तगड़ा दावेदार माना जा रहा था, उन्हें तो मीडिया वालों ने सवाल पूछ कर पागल कर दिया है। बस एक ही अफसोस की बात है कि किसी भी मीडिया वाले को सू युचिंग का अता पता ही नहीं मिला। आगे तियानहाई शहर की मीडिया ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जिसे वो पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं, वो रोज मुझे ट्यूशन पाने आती है और उसके पास इन फालतू कामों के लिए बिल्कुल टाइम नहीं है। अरे हाँ, मुझे याद आया, तियानहाई में एक स्टूडेंट था ना, जिसने टाइम से पहले ही अपनी आंसर शीट दे दी थी। और वाह 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 वाह, कहीं वही लड़का तो सुपर टॉपर नहीं है। अरे भाई, लगता है ऊपर वाले ने यादा चढ़ा ली है। उसकी बातों पर ध्यान मत दो यार, मैं जानता हूँ उसे। वो तियानहाई का नंबर 1 बिगैर रईसादा है। वो पाई लिखाई में एकदम हीरो है, पूरी दुनिया जानती है। उसने एग्जाम का इनविटेशन कार्ड भी पैसे देकर खरीदा था। वो गाक सुपर टॉपर बनेगा। तुम लोग भी ना कुछ भी तुक्के मारते हो। ए छोड़ो, कल रिजल्ट आ ही जाएगा, तब सब पता चल जाएगा। एक तरफ जहाँ इंटरनेट पर तहलका मचा हुआ था, वहीं मेरी जिंदगी एकदम चिल चल रही थी। यार, जिस बात का रिजल्ट पहले से ही पता हो उस पर क्या ही बहस करना। जब मैंने सॉल्यूशन कार्ड वाला हैक क्यों करके पेपर सॉल्व किया है, तो क्या मैं एक सुपर टॉपर का टाइटल भी नहीं ले पाऊंगा? अगर ऐसा हुआ तो इस कमीने सिस्टम की सारी मेहनत पर पानी नहीं फिर जाएगा। क्योंकि सू युचिंग आज अपना रिजल्ट देखने वाली थी, इसलिए उसने मुझे एक दिन की छुट्टी दे दी ताकि वो आराम से देर तक सो सके। पता नहीं लिस्ट में टॉप पर मेरा नाम देखकर सू युचिंग का क्या रिएक्शन होगा। डिंग, बधाई हो होस्ट, आपने मेन मिशन पूरा कर लिया है। आपने फुल मार्क्स के साथ चिंगपेई एकेडमी में एंट्री मार ली है। मिशन का इनाम आपके अकाउंट में डाल दिया गया है। चीन की नंबर 1 यूनिवर्सिटी में शामिल हुई और एक बार फिर से अपनी लेजेंडरी कहानी की शुरुआत कीजिए। मेरी नींद सिस्टम की इसी आवाज से टूटी। मैं बिस्तर से उठकर बैठा और मैंने सिस्टम का मेन मेन्यू ओपन किया। लुक्स 90, होस्ट गू चेन, मैन्युफैक्चरिंग लेवल 2, रेपुटेशन पॉइंट्स 10,500, दौलत 2,86,20,000 और लुक्स 90, बेसिक साइंस स्किल्स, मैथ 61, एक्स 60, केमिस्ट्री 60, बायोलॉजी 60, लैंग्वेज 100 और इन्फॉर्मेशन 60। 10,000 से ज्यादा के रेपुटेशन पॉइंट्स देखकर मेरे चेहरे पर एक बबी सी स्माइल आ गई। मानना पड़ेगा, ये मेन मिशन बहुत धांसूची है। बस एक एग्जाम दिया और बैठे बिठाई 10,000 रेपुटेशन पॉइंट्स मिल गए।
इसका मतलब है कि मैं अपने बेसिक सब्जेक्ट्स में 10 पॉइंट पा सकता हूँ। अगर ऐसा ही कुछ बार और हो जाए तो भाई माँ ही आ जाएगा। अपनी ऊशी मनाने के बाद मुझे अचानक रियलाइज हुआ कि इतने सारे रेपुटेशन पॉइंट्स मिले हैं, तो इसका पक्का कनेक्शन मेरे सुपर टॉपर बनने से ही होगा। मुझे लगता है मुझे थोड़ी बहुत तैयारी कर लेनी चाहिए। मैं भागता हुआ नीचे गया। हियूची लंच बना रही थी। मैंने पूछा, डैड कहाँ हैं? काम पर गए हैं क्या? क्या हुआ? हियूची ने थोड़े परेशान होकर पूछा। मैंने कहा, मैं खुद उन्हें कॉल कर लेता हूँ। आज शायद कंपनी में रिपोर्टर्स की पूरी औज मुझे ढूंढते हुए पहुँचने वाली है। डैड को बोलना होगा कि सिक्योरिटी टाइट कर ले। और हाँ, यहाँ घर पर भी बहुत से लोगों की भीड़ लगने वाली है। सोसाइटी के गार्ड को पहले ही इन्फॉर्म करना पड़ेगा। मेरे बच्चे, आखिर हुआ क्या है? हियूची घबरा गई। मैंने एक शैतानी स्माइल दी और कहा, मॉम, क्या आपको नहीं पता आज छिंगपे के एग्जाम का रिजल्ट आने वाला है? वो बोली, हाँ शायद, पर इसका हमारे साथ क्या लेना देना? हियूची को कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने बड़े एटीट्यूड से कहा, मैंने बस नॉर्मल सा परफॉर्मेंस दिया और मेरे फुल मार्क्स आए हैं। इस साल का सुपर टॉपर मैं ही हूँ। मैं हंसने लगा। अरे हाँ, मैं हरा चेक करूँ कि यूचिंग के कितने मार्क्स आए हैं। मैं वापस ऊपर अपने कमरे में भाग गया और हियूची वहीं बुत बनकर खड़ी रह गई। उसका नालायक बेटा गू चेन, छिंगपेई का फुल मार्क्स वाला सुपर टॉपर, ये कोई बहुत भद्दा मार्क था क्या? और उधर सू यूचिंग के घर पर भी सू यूचिंग का चेहरा ऐसा हो गया था जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। रिजल्ट बोर्ड को देखकर मेरी आंखें बस झपकती ही जा रही थीं। यह कैसे हो सकता है? क्या मेरी नजरें धोखा खा रही हैं या फिर छिंगपेई के सिस्टम में कोई गड़बड़ी हो गई है? पूरे नंबर वाले पेपर की कई तरह से जांच की जाती है, यहाँ तक कि एग्जाम देते वक्त की सीसीटीवी फुटेज भी चेक होती है, तो यह कोई गलती तो बिल्कुल नहीं हो सकती। वहीं सू परिवार से कुछ ही दूर लिन परिवार के घर में लिन छुरैन तो जमीन पर धड़ाम से बैठ गई थी। उसे मेरे साथ लगाई गई वह शर्त याद आ रही थी। उसका चेहरा एकदम पीला पड़ गया था। सब खत्म। अब मेरा क्या होगा? क्या मुझे सच में उसे प्रपोज करना पड़ेगा? अगर ऐसा हुआ तो क्या मैं अपनी ही सहेली का प्यार छीनने वाली कोई बुरी लड़की नहीं बन जाऊंगी? यह कुछन सच में एक नंबर का कमीना है। उधर कु कुओचांग मीटिंग रूम में बैठे एक जरूरी मीटिंग कर रहे थे और चर्चा चल रही थी मेरे दिए गए उस प्रपोजल पर, जिसमें एक अलग पेटेंट मैनेजमेंट कंपनी बनाने की बात थी। बॉस, अपनी कंपनी में बहुत सारे मीडिया वाले आ गए हैं, यहाँ तक कि थियनहाई टीवी चैनल वाले भी पहुँच चुके हैं। नीचे का पूरा हॉल खचाखच भर गया है। वो कह रहे हैं कि उन्हें आपका इंटरव्यू लेना है, और तो और वो एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू भी बुक करना चाहते हैं। हमने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो किसी की सुन ही नहीं रहे। यह सब क्या हो रहा है? लेकिन तभी उनके दिमाग में कुछ आया और उनके चेहरे का रंग उड़ गया। कहीं ग्राफीन बैटरी वाली बात तो लीक नहीं हो गई? लेकिन वो चीज तो अभी लैब में सेफ्टी टेस्टिंग के लिए रखी है, उसका तो अभी कोई फाइनल टेस्ट भी नहीं हुआ है। कहीं लोंगवेई ने खुद तो सब कुछ नहीं उगल दिया? अब तो वो सारे पत्रकार नीचे डेरा जमाए बैठे हैं। वो कह रहे हैं कि उन्हें हर हाल में बॉस से मिलना है और इस इंटरव्यू की बात पक्की करनी है। उन्हें पहले गेस्ट रूम में बिठाओ और इंतजार करने को कहो। यह पत्रकार आखिर किस बारे में बात करना चाहते हैं? हमारी शिनशन कंपनी तो अभी दिवालिया होने से बची है। अभी तो हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है और नीचे बहुत ज्यादा हंगामा मच रहा है। मैं आपको बताने के लिए इतनी जल्दी में ऊपर आ गई कि मैंने उनसे ठीक से पूछा भी नहीं। शायद यह छोटे बॉस से जुड़ा मामला है। वो कह रहे थे कि छोटे बॉस कोई होली सन बन गए हैं। क्या कहा? कु कोचांग और मीटिंग रूम में मौजूद सभी लोग हैरानी से उस छोटी सेक्रेटरी श्याओ होंग की तरफ देखने लगे। तक तुम किस होली सन की बात कर रही हो? कु कुओचांग की आवाज हल्की सी कांप रही थी। मतलब मेरे उस नालायक बेटे ने जो कहा था वो सच था। कसम से, वो सच में छिंगपेई यूनिवर्सिटी में पास हो गया, और वो भी होली सन के तौर पर। बॉस, क्यों न हम अभी ऑनलाइन चेक कर ले? एक जवान मैनेजर ने कहा और तुरंत ही अपने लैपटॉप पर सर्च करने लगा। कु कुओचांग दौड़कर स्क्रीन के पास पहुंच गए। 350 नंबर, फर्स्ट रैंक। 350 नंबर, 350 नंबर। थियनहाई शहर का कुछन 350 नंबर, पूरे 350 नंबर। मैनेजर ने बॉस से पूछा, पूरे 350 नंबर? बॉस, क्या इस पूरे थियनहाई शहर में आपके बेटे के अलावा कुछन नाम का कोई और भी है? यह तो सच में अपने छोटे बॉस ही हैं। कु कुओचांग के एक दूसरे खास आदमी ने खुशी से चिल्लाते हुए कहा। जब मैं उनके लिए इनविटेशन कार्ड लेने गया था तो वहाँ उन्हीं का नाम लिखा था। क्योंकि हमने थोड़ा लेट अप्लाई किया था, इसलिए उनका रोल नंबर लिस्ट में काफी नीचे था। कु कुओचांग ने आसमान की तरफ देखकर जोर का ठहाका लगाया। हा, मुझे पता था कि मेरा बेटा कुछन मुझे कभी निराश नहीं करेगा। अरे छिंगपेई यूनिवर्सिटी है तो क्या हुआ? मेरे बेटे ने छुटकियों में उसे भी निकाल लिया। बहुत बहुत बधाई हो बॉस। छोटे बॉस को होली सन का खिताब मिल गया। अब तो उनका भविष्य बहुत ही शानदार होने वाला है। आपको बहुत बहुत बधाई हो बॉस। यह तो बहुत ही कमाल की खबर है। छोटे बॉस को इस बड़ी कामयाबी के लिए ढेरों बधाइयाँ। बॉस, फिर तो इस बात पर कोई ग्रैंड पार्टी होनी चाहिए ना? हा, आज तो बॉस का मूड एकदम मस्त है। अरे हाँ, बिल्कुल, आज तो पूरे शहर में जश्न मनेगा। श्याओ होंग, तुम जाकर सबको बता दो
आज हम मेरे बेटे के छिंगपी यूनिवर्सिटी में सिलेक्ट होने का जश्न मनाएंगे। शिंगचेन टेक्नोलॉजी के सभी कर्मचारियों को डबल सैलरी के साथ 3 दिन की छुट्टी मिलेगी और इस महीने के परफॉर्मेंस बोनस में भी सबको 20% का इंक्रीमेंट मिलेगा। यह सुनकर श्याओ होंग खुशी से झूम उठी। बॉस गु इंदाबाद। लोंग वे के साथ हुए इस कॉन्ट्रैक्ट को देखकर बाकी कंपनियां भले ही जल भून रही हों, लेकिन सिर्फ शिंगचेन टेक्नोलॉजी के लोग ही जानते हैं कि इस दौरान उन्होंने पागलों की तरह कितनी मेहनत की है। अब जो ये 3 दिन की एक्स्ट्रा छुट्टी मिली है ना, ये तो तपती गर्मी में ठंडी बारिश जैसी है। बॉस लोंग वे वाले प्रोजेक्ट के लिए बहुत प्रेशर बना रहे हैं। क्या 3 दिन की छुट्टी देना थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? कोई बात नहीं, गु गोझांग ने बेफिक्री से हाथ हिलाते हुए कहा। मैं जाकर यू शियाओफेई को समझा दूंगा। अब जब उन्हें पता चलेगा कि मैंने छिंगपे यूनिवर्सिटी का एग्जाम पास कर लिया है, तो पता नहीं यू खानदान वालों की शक्लें कैसी होंगी। गु और यू परिवार की ये जान पहचान असल में है यूची की वजह से है। यू परिवार के ज्यादातर लोग तो गु गोझांग और उनके बेटे को नीची नज़र से ही देखते हैं, खासकर मुझे, क्योंकि मैं तो ठहरा 1 नंबर का बिगैर रईसहादा। हाँ, यू शियाओफेई की बात अलग है। वो लकी तो बस शक्ल पर मरती है। मेरा ये चार्मिंग सा चेहरा उसे बहुत भाता है। उसे इस बात से रत्ती भर भी फर्क नहीं पता कि मैंने कितनी दौलत उगाई है। शुरू से ही यू शियाओफेई ने मुझ पर खूब प्यार लुटाया है, इसीलिए इस बार लोंगवे ग्रुप के शिंगचेन टेक्नोलॉजी के साथ पार्टनरशिप की अनाउंसमेंट के बाद ही मेरे बारे में ये अजीबोगरीब अफवाहें उड़ने लगी। लेकिन सच कहूँ तो अगर मैं यू खानदान का घर जमाई बनना भी चाहूँ ना, तो उनके सख्त उसूलों को देखते हुए ये नामुमकिन के बराबर है। और खासकर अब जब यू परिवार अंदर ही अंदर यू शियाओफेई को अपना अगला वारिस बनाने की तैयारी कर रहा है, ऐसे में मेरे जैसे छोटे मोटे इंसान को तो वो बिल्कुल नहीं अपनाएंगे। हाँ, ये अलग बात है कि मैं यू शियाओफेई का सीक्रेट क्यूट सा टॉय बॉय बनकर रह सकता हूँ। जब तक मैं कोई बात तमाशा खखा न करूँ, तब तक उन हाई क्लास सोसाइटी वालों को इन छोटी मोटी बातों से कोई फर्क नहीं पता। गु गोझांग तो सोच रहे थे कि वो यू शियाओफेई के सामने मेरे छिंगपे यूनिवर्सिटी में पास होने की खूब शेखी बघारेंगे, लेकिन सच तो ये है कि यू शियाओफेई को ये बात पहले से ही पता थी। उसे याद आया कि कैसे वो लड़का जो हर बार उसे देखते ही पूंछ हिलाते हुए उसके पीछे पीछे घूमने लगता था, उसे खुश करने के बहाने पॉकेट मनी मांगता था, वो नन्हा सा शैतान आज छिंगपे जैसी टॉप यूनिवर्सिटी में सिलेक्ट हो गया है। ये सब किसी सपने जैसा लग रहा था। खुशी और गर्व के उस पल के बाद यू शियाओफेई के होठों पर एक शरारती सी मुस्कान आ गई। फुल मार्क्स वाला जीनियस, वो भी इतिहास के सबसे मुश्किल एग्जाम में। और दूसरी तरफ दुनिया भर में 1 नंबर का बिगैर रईसहादा। मेरे छोटे नवाब, जब तुम्हारे पुराने कच्चे चिट्ठे बाहर आएंगे ना, तो पक्का एक बार तमाशा होने वाला है। और हुआ भी बिल्कुल यू शियाओफेई के सोचे मुताबिक ही, बल्कि लोगों के सवाल तो और भी जल्दी और तीखे तरीके से आने लगे। गु परिवार के बंगले के बाहर तमाशा देखने वालों की भारी भीड़ जमा हो गई थी। वहाँ मीडिया वाले थे, मेरे क्लासमेट्स थे और मॉम डैड के जान पहचान वाले भी, साथ ही वो स्टूडेंट्स भी थे जो अगले साल नेशनल एंट्रेंस एग्जाम देने वाले थे। बस मेरा आशीर्वाद लेने आ गए थे। शुक्र है कि ये वीआईपी इलाका था और यहाँ के गार्ड्स और सिक्योरिटी सिस्टम काफी तगड़े थे। ऊपर से मैंने पहले ही उन्हें वार्निंग दे रखी थी, वरना ये पागल भी तो कब का मेरे घर में घुस चुकी होती। अब लाइमलाइट में आने का ऐसा शानदार मौका मैं कैसे छो सकता था। और वैसे भी गु चेन छुपकर बैठने वालों में से तो बिल्कुल नहीं है, वो तो बहुत रूड हो जाता ना। इसीलिए मैंने घर पर आराम से नहा धोकर अपने बाल सेट किए और सबसे डैशिंग कपड़े पहनकर मैंने 7-8 गार्ड्स को बुलवा लिया। उनके घेरे में मैं पूरी स्वैग के साथ मेन गेट की तरफ गु चेन आ गया। मुझे पहचानने वाली कुछ लड़कियां खुशी से चीख पईं। वाओ, क्या यही वो जीनियस लाइका है? ये तो कितना हैंडसम है यार। यादा दीवानी मत बन, इसके जैसे अमीर और हैंडसम लड़के की लिस्ट में तेरा नंबर कभी नहीं आने वाला। यह भी सुनने में आया है कि लॉन्गवे ग्रुप की छोटी राजकुमारी ने उसे अपने पैसों पर रखा हुआ है। पैसा होना भी क्या बात है। मुझे सच में नहीं पता था कि मैंने जाने अनजाने में फिर से किसी लड़की का दिल तोड़ दिया है। वो जैसे ही दरवाजे पर पहुंचा, हाथ में माइक और रिकॉर्डर लिए पत्रकारों का झुंड भूखे शेरों की तरह उस पर टूट पड़ा। अगर वो ऑटोमेटिक गेट बीच में ना होता तो मुझे पक्का था कि वो लोग मुझे जिंदा ही चबा जाते। मिस्टर गु, टॉपर बनने के बाद आपको अभी कैसा लग रहा है? मिस्टर गु, इस बार का पेपर इतना मुश्किल था, फिर भी आपने पूरे नंबर कैसे स्कोर कर लिए? सुना है आपने हाई स्कूल के 2 साल विदेश में पढ़े हैं, क्या इससे ये साबित होता है कि बाहर की पढ़ाई हमारे यहाँ से बहुत बेहतर है? गु सर, मैं तियान्यू मीडिया से हूँ। हमारे बॉस के बेटे आपको बहुत अच्छे से जानते हैं। क्या आप हमें एक इंटरव्यू का मौका दे सकते हैं? मैंने अपना गला साफ किया और हाथ से शांत होने का इशारा करते हुए कहा, आप सब शांत हो जाइए। हमारी सोसाइटी के अंदर एक छोटा सा पार्क है, मैंने वहाँ पहले से ही कुर्सियों, चाय और कोल्ड ड्रिंक का इंतजाम कर दिया है। आपको जो भी पूछना है आराम से पूछिएगा। यह सुनकर सबके दिलों को एक सुकून मिला। कितना ख्याल रखने वाला इंसान है। और हो भी क्यों ना, वो लोग बिना बुलाए आए थे, फिर भी वो उनके बारे में सोच रहा था। क्या नेक इंसान है। लेकिन हाँ, आखिरकार वो सोसाइटी का एक छोटा सा पार्क ही था। जगह कम थी और वहाँ सब कुछ सेट करने में थोड़ी मेहनत भी लगी थी, इसलिए हमारे पास जगह कम है। कुल मिलाकर सिर्फ 25 सीटें हैं। एक सीट के 10,000 लगेंगे और एक मीडिया कंपनी से सिर्फ 2 लोग ही अंदर जा सकते हैं। यह कहते हुए मैंने एक QR कोड निकाला
आप सब इस कोड को स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। बहुत आसान सा तरीका है। यह सुनते ही सारे मीडिया वाले सन्न रह गए। तेरी तो, ऐसे भी कोई करता है क्या? सब तो कहते थे कि ये एक नंबर का बिगड़ा हुआ रईस ज्यादा है, तो फिर ये हम सीधे सादे लोगों को क्यों लूट रहा है? गू सर, क्या आपका यह तरीका थोड़ा गलत नहीं है? मैं हंस पड़ा। किंग बे के टॉपर का पहला पब्लिक इंटरव्यू है और मैं आपसे सिर्फ 10,000 का मामूली सा अमाउंट ले रहा हूँ और आप इसे गलत बता रहे हैं। अगर ये बात बाहर फैल गई ना, तो लोग मुझे ही बेवकूफ कहेंगे कि मैंने इतने सस्ते में इंटरव्यू दे दिया। जल्दी करो, सिर्फ 25 सीटें हैं। जिसे अंदर नहीं जाना वो खुद यहाँ से चला जाए। एक पत्रकार, जो शायद किसी सोशल मीडिया गॉसिप पेज का लग रहा था, भड़कते हुए बोला, लानत है, एक अमीर बाप की औलाद इस तरह से पैसे ऐंठ रही है। ये तो सरासर हद पार करना है। चलो हम चलते हैं, किसे सुनना है कि ये क्या बकवास करता है। मैं खुद ही कुछ मनगढ़ंत छाप दूंगा। मुझे उसकी इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। मैंने आराम से जवाब दिया, बिल्कुल सही। आप लोग इंटरनेट पर जाकर मेरे बारे में कुछ भी अनाप शनाप लिख सकते हैं और मैं तुरंत आपका कुछ बिगाड़ भी नहीं पाऊंगा, लेकिन आपकी वो झूठी खबरें सिर्फ कुछ देर के लिए ही व्यूज ला पाएंगी। अगर इस फील्ड में लंबे समय तक टिकना है ना, तो अपना जमीर तो जिंदा रखना ही पड़ेगा, है ना? आखिर झूठ कभी सच का मुकाबला कैसे कर सकता है? मैं फिर से याद दिला दूं, ये किंग बे के टॉपर का पहला पब्लिक प्रेस कॉन्फ्रेंस है। अगर ये मौका हाथ से गया तो फिर कभी लौट कर नहीं आएगा। कुछ बड़ी मीडिया कंपनियों को मेरी बात का मतलब समझ आ गया। उन्होंने तुरंत अपने बॉस को फोन लगाया और बजट पास करवाने लगे, और कुछ ने तो अपनी जेब से ही पैसे लगा दिए और झटपट मेरा QR कोड स्कैन करने लगे। एक तगड़ा आदमी धक्का मुक्की करके सबसे आगे आ गया और उसने तुरंत कोड स्कैन कर लिया। ये सारा नजारा देखकर मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। शिट यार, मुझे पहले मार्केट का रेट पता कर लेना चाहिए था। लगता है इस डील में मेरा ही नुकसान हो गया। और जब मीडिया वालों को एहसास हुआ कि सिर्फ 25 सीटें हैं और लोग बहुत ज्यादा, तो वो सब आपस में भिड़ गए। आखिरकार वो किंग बे के इतिहास के सबसे मुश्किल एग्जाम के टॉपर का इंटरव्यू जो था, और वो भी तियानहाई के पहले पवित्र संत का, उनका पहला सार्वजनिक ग्रुप इंटरव्यू। अगर ऐसा मौका हाथ से निकल गया तो पैसे देकर भी वापस नहीं मिलेगा। यह सोचकर ही मेरे दिल में दर्द हो रहा है। दाम बहुत कम है। नहीं, मुझे और पैसे चाहिए। गनीमत है कि गू चेन बहुत ही ढीठ है। उसने तुरंत अपनी आवाज बुलंद की और कहा, आप सभी दोस्तों का ऐसा जोश देखकर मुझे सच में बहुत खुशी हो रही है। तो चलिए, मैं आप सबको एक और शानदार ऑफर देता हूँ। बस 20,000 रुपए और दीजिए और आप इस इंटरव्यू की लाइव स्ट्रीमिंग भी कर सकते हैं। मेरी गारंटी है कि आप सबको एकदम तगड़ी व्यूअरशिप मिलेगी। यह सुनकर भीड़ के तो होश ही उड़ गए। मतलब 10,000 रुपए देने के बाद भी हम लाइव नहीं जा सकते? अबे साले, तू तो बहुत ही बड़ा धोखेबाज निकला। मेरे इस तरह अचानक दाम बढ़ाने पर भी उन बेचारों के पास मेरी बात मानने के अलावा कोई और चारा नहीं था। आखिर वो छुपकर तो लाइव स्ट्रीमिंग कर नहीं सकते, वरना मेरे आस पास खड़े ये बाउंसर उनकी हड्डियां नहीं तोड़ देंगे। अपने बैंक अकाउंट में आए इन लाखों रुपयों को देखकर मुझे बड़ा सुकून मिल रहा था। थोड़ा ही सही, पर पैसा तो पैसा है। जब से मेरे अंदर यह सिस्टम लोड हुआ है, तभी से मैंने तय कर लिया था कि मैं पूरी जिंदगी नाम और पैसा ही कमाऊंगा। क्या करूं, इस कमबख्त सिस्टम को इन दो चीजों के अलावा कुछ और समझ ही नहीं आता। जब सारे रिपोर्टर उस छोटे से मैदान में पहुंचे, तो उनके चेहरे गुस्से से और भी ज्यादा लाल हो गए। बैठने के लिए छोटी छोटी प्लास्टिक की कुर्सियां थीं और पीने के नाम पर बस पानी की बोतलें और एक बड़े से ड्रम में भरी हुई चाय। अरे यार, इसका पूरा खर्चा 500 रुपए भी नहीं होगा। ये तो खुलेआम लूट मची है। पर मुझे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। मैंने हाथ में माइक पकड़ा और सामने छतरी के नीचे रखे अपने आरामदेह सोफे पर बैठते हुए जोर से बोला, मुझे यकीन है कि आप लोग भी अपना कीमती वक्त बर्बाद नहीं करना चाहेंगे, इसलिए हर मीडिया हाउस सिर्फ एक ही सवाल पूछेगा। कोशिश कीजिएगा कि कोई भी सवाल दोबारा ना पूछा जाए। हम इसे आधे घंटे के अंदर खत्म करने की पूरी कोशिश करेंगे। क्या बकवास है।